पुरानी चीजों को साइड में रखो, जो एग्जाम बीत गया उसको साइड में रखो और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका प्रिपरेशन चालू कर दो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? प्लांट्स में अक्सर देखा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि यही है प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूस करता है, इसको हम कंज्यूम करते हैं, तो वी आर द कंज्यूमर एंड दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो हमें बचपन से सुने आ रहे हैं कि प्लांट में क्या होता है, लीफ ही रहता है पहला किचन स्टोर जिससे खाना बनना शुरू होता है। एक्चुअली ये बात सही है कि लीफ में ही खाना बनता है, तो ये सारी चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखते हैं, चलो तो ये रहा एक लीव। तो ये लीव को अगर हम एक क्रॉस सेक्शन कट कर दे, देखो मैं एक लीव लेके आ गया हूं, तो अगर ये एक लीफ है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में कट कर दें, बीच से कट कर दें, तो ये क्या निकल जाएगा, ये जो बीच का पार्ट है, यही पार्ट में इतना सारा चीज रहता है। हो गया? तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो पतला सा पार्ट है, ये इसका मोटाई है, यही पार्ट में इतना सब रहता है। इसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अंदर क्या रहता है, किसमें फोटोसिंथेसिस होता है, अब हम देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो इतना तो हमें पता ही होगा कि प्लांट क्या लेता है एनवायरमेंट से। देखो एनवायरमेंट से प्लांट 3 चीजें लेता है खाना बनाने के लिए। पहला क्या है, पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट पहले क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। दूसरा क्या लेता है वाटर लेता है थ्रू रूट्स। तो पहला लिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लिया क्या, रूट के थ्रू में वाटर, और तीसरा लिया सनलाइट। तो ये तीनों चीजों को मिलके अच्छे से बना के वो ही निकाल देता है उसका बाई प्रोडक्ट, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लीफ क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये तीनों को मिला के वो बना देगा उसका खाना। तो सनलाइट, अभी कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम्हें समझ में आ गया, हाँ वाटर भी लिया, समझ में आ गया। अभी सनलाइट का काम क्या है, देखो जैसे कोई मिल गया, जैसे धूप रहता है ना, वो धूप को ऑब्जॉर्व करके अपना खाना रिचार्ज करता है अपने आप को, तो वैसे होता है प्लांट। तो इसमें भी सनलाइट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब पानी का टूटना, पानी टूटता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे ये चीजें के बारे में। देखो तो एक्चुअल रिएक्शन कैसे होता है, हम लिए, देखो क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड आया, फिर क्या आया, हाइड्रोजन, पानी आया, फिर क्या, इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, और क्या रहता है नीचे, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में ही एक्चुअली फूड प्रोसेस होता है। तो ये प्लांट है, प्लांट का अगर हम क्रॉस सेक्शन कट कर दे तो यहां हमें इतनी सारी चीजें दिखेगी। तो इसके अंदर ही हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट कहां है और कैसे खाना बनता है। देखो तो पहले सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोला जाता है, क्यूटिकल बोला जाता है। उसके बीच का लेयर को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। फिर ये ऊपर का लेयर को जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर ये जो वैक्यूल खाली पार्ट है, ये जो वैक्यूल पार्ट है जिसको एयर स्पेस बोला जाता है, जिसके वजह से पत्ते पानी में फ्लोट करते हैं। देखो जितना भी हमारा प्लांट हो गया, प्लांट में जितना भी स्टेम और रूट जो भी हो गया प्लांट का एनी पार्ट, वो पानी में तैरता है, फ्लोट करता है। क्यों? बहुत सिंपल रीजन है, उसके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट रहता है। अगर हम एक छोटा सा भी एक पत्थर को फेंक दे तो वो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एयर स्पेस नहीं रहता है। एयर स्पेस किस में रहता है, जितने भी टाइप का वुड है, अक्सर वुड में एयर स्पेस देखा जाता है, इसीलिए वुड पानी में फ्लोट करता है। तो क्या हुआ, पहला है क्यूटिकल, जो कि अपर बहुत सबसे थिनर लेयर। देखो अगर हम इसे पतला करके निकालेंगे तो इसके ऊपर से एक पतला झिल्ली निकलेगा, तो इसको ही बोला जाता है क्यूटिकल। ठीक है, याद रख लेना, क्यूट से क्यूटिकल। क्यूटिकल हो गया, फिर आ गया एपिडर्मिस। क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस। ठीक है, फिर ये इसको ऊपर का पार्ट को क्या बोला जाता है, जाइलम, नीचे का पार्ट को फ्लोएम बोला जाता है। तो ऊपर ही जाइलम रहता है क्या, हाँ। प्लांट में ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो सामने का, ये फ्रंट पोर्शन है, ये बैक है। तो आई होप तुम्हें ये नजर में आ रहा है। ये फ्रंट पोर्शन में जाइलम रहता है और पीछे का पोर्शन में फ्लोएम रहता है। ये वजह क्या है, देखो जाइलम में क्या फ्लो होता है, जाइलम में वाटर फ्लो होता है, और फ्लोएम में क्या होता है, फूड एंड मिनरल फ्लो होता है। इतना तो बेसिक चीजें हमें पता है। तो जाइलम में जब वाटर फ्लो होगा, ये ऊपर क्यों रखा, देखो नेचर ऊपर बहुत ज्यादा धूप, सनलाइट ओवरहीट पड़ता है, इसीलिए जाइलम को ऊपर रखा जाता है, क्योंकि ऊपर रहने से ये पत्ता को कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई करेगा, वाटर फ्लो होगा, जिसकी वजह से पत्ता कूल डाउन रहेगा। और फ्लोएम पीछे रहने का वजह है वो इजीली अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन पेड़ का अदर पार्ट्स में पहुंचा सके। हो गया, समझ में आ गया। अगर तुम गौर से देखोगे इसे, तो इसमें भी छोटा छोटा वेन है, तो इसको ही वेन कहा जाता है। देखो हम हार्ट में पढ़े थे कि हमारे बॉडी में 2 मेन रूट है, एक है आर्टरी, दूसरा है वेन। ठीक है, ये भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज तुम मेरे चैनल में विजिट करके देख लेना। मैं कंप्लीट हार्ट के बारे में समझा चुका हूं बहुत इजी मैनर में। देखो क्या होता है, तो ये रहता है वेन्स। ठीक है, प्लांट का वेन क्या है,
जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम में क्या फ्लो होता है, ये चीज याद रखे रहो। देखो मैं साइड में नोट डाउन कर दिया हूं। जाइलम में क्या फ्लो होता है, जाइलम में वाटर फ्लो होता है। और फ्लोएम में क्या फ्लो होता है, फ्लोएम में फूड एंड अदर मिनरल्स फ्लो होता है। जाइलम में वाटर फ्लो हुआ और फूड, और फ्लोएम में फूड एंड अदर मिनरल्स फ्लो होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये जो वेन टाइप तुम देखते हो, ये इसमें ही एक्चुअल खाना फ्लो होता है प्लांट का। हो गया, इतना समझ में आ गया। अभी देखो इसे साइड में रखते हैं। देखो तो हम जब प्लांट का क्रॉस सेक्शन निकाले तो इतना सारा पार्ट हमें मिला। तो एक्चुअली इसमें फोटोसिंथेसिस कहां होता है, क्यूटिकल में नहीं होता, एपिडर्मिस में नहीं होता। एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कहां होता है, देखो ये ड्रॉप सबको जो मैं बनाया हूं इसे ही बोला जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट। देखो सनलाइट हमको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि स्टोमाटा के थ्रू से हमें मिल जाएगा। और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, जो कि रूट के थ्रू से हमें मिल जाएगा। इसमें हमें क्या चाहिए, सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी जाके फोटोसिंथेसिस होगा। और क्लोरोप्लास्ट रहना चाहिए। अगर इतना चीज तुम्हारे पास है तो तुम इजीली क्या बना दोगे, ग्लूकोज बना दोगे। समझ में आ गया। देखो अभी क्या होता है कि ये जो डॉट्स है, अगर मैं एक डॉट को, आई होप तुम्हें ये चीज विजिबल हो, एक डॉट को मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो इसको ही एक क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट में ये छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं ऐसे ऐसे करके, इसको ही स्ट्रोमा, ग्राना, थाइलाकॉइड, ये सारी पार्ट इसके अंदर में आते हैं। एनसीईआरटी में ज्यादा दिया गया नहीं है, तो तुम ज्यादा इस टॉपिक के डेप्थ में मत जाना। खाली तुम इतना समझ लो कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है, देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, पानी टूटता है। देखो पानी टूटा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का क्वांटिटी बढ़ेगा, फिर हाइड्रोजन प्रेशर होकर बाहर निकलेगा और एटीपी बनाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, तुम खाली इतना ही याद रखो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सनलाइट पत्ते में गिरा, लीफ में गिरा सनलाइट, लीफ में गिरने के बाद वो जो क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो क्लोरोफिल है यही क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद पानी को तोड़ देगा। पानी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाएंगे, हो जाते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, तो यहीं से ही क्या निकल चल जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। देखो पहले क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पहला स्टेप में क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में ये जो पानी है, पानी का टूटा, पानी टूटने की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। तो प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को हाइड्रोजन ही चाहिए, ऑक्सीजन का कुछ काम नहीं है प्लांट में। तो इसीलिए वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो प्लांट का वेस्ट मटेरियल क्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और वाटर हो जाएगा। वही वेस्ट मटेरियल को हम इनहेल करते हैं। हो गया। तो ये रहा एक प्लांट। प्लांट क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ा, वो ऑक्सीजन को हम लिए, हम यूज किए, ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट किए, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लिया। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चला आ रहा है। देखो तो इसमें क्या हुआ, पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टूटना, टूटने के बाद क्या हो गया, इतना स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में जो डार्क रिएक्शन रहता है, इसमें कार्बन मिल जाता है और कार्बन मिलके क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। समझ में आएगा। देखो एक बार ग्लूकोज फॉर्म हो गया, ग्लूकोज फॉर्म होने के बाद ये जो वेस्ट मटेरियल है ये अलग निकल के चला जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6CO2 12H2O gives rise to C6H12 और 6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो इसको बैलेंस करने का भी मैं केमिस्ट्री का पहला क्लास लिया हूं, जो कि मेरा पहला वीडियो है। तो वो भी जाके अच्छे से ये चीज को देख लेना कि ये चीज बैलेंस हुआ है कि नहीं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिया गया 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड, 12 ठो पानी लेने से ग्लूकोज बना, और ऑक्सीजन और वाटर बाहर निकल के वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर चला गया। तो फोटोसिंथेसिस में इतना ही दिया गया एनसीईआरटी में, इससे बाहर कुछ भी नहीं दिया गया। वो जो 3 पॉइंट है, मेरा ये जो वीडियो तुम समझ जाओगे अच्छे से, तो फिर जाके वो 3 पॉइंट को देख लेना। अदरवाइज मैं यहां पर लगा दे रहा हूं वो 3 पॉइंट क्या क्या है, तुम अच्छे से देख लेना इस चीज को और रिलेट कर लेना टॉपिक से। तो ये एक नॉन बुकिश मेथड है, तुम आराम से ईयरफोन लगा के बैठ के इस चीज को सुन के कंप्लीट अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो शुरू से एक बार रिवाइज कर लें। क्या हुआ, पहले लीफ कटा, लीफ कटने के बाद इतना क्रॉस सेक्शन उसका निकला। इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो डॉटेड है, ये डॉटेड को बोला जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। इसमें अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट को ले तो उसके अंदर ही होता है खाना बनने का प्रोसेस, उसके अंदर ही ये रिएक्शन चलता है। ठीक है, तो पहले हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ब्रेक होना। कैसे ब्रेक हुआ, सनलाइट हीट एनर्जी पड़ा, हीट एनर्जी की वजह से ये अलग अलग हो गए। ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल होकर बाहर निकल गया, हाइड्रोजन फिर फर्दर जाके आगे चल के डार्क रिएक्शन करने में हेल्प किया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आया, वो रिएक्शन करके क्या बना दिया, ग्लूकोज फॉर्मेशन कर दिया। तो इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये इसके बारे में। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टोमाटा। इसको क्या कहा जाता है, स्टोमाटा। तो अभी देखो स्टोमाटा का काम क्या है। स्टोमाटा सिंपल काम है, ओपनिंग और क्लोजिंग।
ठीक है, ये एक गेट रहता है। देखो हमारा घर है, हमारे घर में गेट है, गेट के थ्रू में हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। तो वैसे ही स्टोमाटा है, स्टोमाटा क्या करेगा, स्टोमाटा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा और अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर छोड़ने के लिए स्टोमाटा का हेल्प जरूरी है। समझ में आ गया। देखो देखो यहाँ पर मैं क्या बनाया हूं, स्टोमाटा यहाँ पर एक है लेकिन नीचे में स्टोमाटा एक से ज्यादा बनाया हूं। तो ये चीज एक्चुअली होता है कि ऊपर स्टोमाटा का क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रहता, लीफ का ऊपर ऊपरी हिस्से में, और निचला हिस्सा में स्टोमाटा का बहुत ज्यादा क्वांटिटी रहता है। ये चीज तुम याद रखे रहना, ऊपर एक बार ऊपर कम रहता है स्टोमाटा, नीचे एक से ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, इसका वजह तुम आगे चल के जब पढ़ोगे +2 +3 जाओगे तो तब तुम उसका रीजन समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टोमाटा यही काम है। स्टोमाटा एक गेट है जो कि क्या करता है, लीफ से बाहर एक चीज को, वेस्ट मटेरियल को निकालता है और लीफ के अंदर एक चीज को लाने में मदद करता है। ये सिंपल गेट है। तो अब गेट है तो गेट का ओपनिंग क्लोजिंग होना भी तो जरूरी है। गेट ऐसे थोड़ी है कि हमेशा ओपन ही रहे, हमेशा ओपन रहने से तो चोर भी घुस के आ जाएगा। ठीक है, चोर का सेंस में क्या है, चोर का सेंस में अब ये जो वाटर है, ये वाटर एक्सेस रिलीज हो जाएगा, अंदर का चीज बाहर चला जाएगा, बाहर का चीज अंदर आ जाएगा। तो गेट हमेशा खुला नहीं रहता है, गेट खुला एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम घर का रखते हैं। तो वैसे ही प्लांट भी एक फिक्स प्रोपोर्शन में रखता है। कैसे, देखो जब यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ये जो गार्ड सेल है, जब वाटर एब्जॉर्ब करने से ये गार्ड सेल फूल जाएगा। फूल जाने से क्या होगा, ये स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। ओपन क्यों हुआ, ओपन होने का वजह क्या था, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो ये क्लोज क्यों होता है, ये क्लोज होने के पीछे भी रीजन है। बहुत सारा डेजर्ट प्लांट में, बहुत सारा प्लांट में क्या देखा जाता है कि एक्सेस हीट, देखो सनलाइट बहुत ज्यादा गिर रहा है, सनलाइट बहुत ज्यादा गिरने से बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना हो रहा है, पानी टूट रहा है। पानी टूटने की वजह से कंटिन्यूस क्या हो रहा है, उसके बॉडी से एनर्जी रिलीज, वाटर रिलीज होकर चला जा रहा है। मतलब एक्सेस जब धूप गिरेगा तो बहुत ज्यादा वाटर प्लांट को लॉस करना पड़ेगा। अगर प्लांट, देखो समर सीजन में क्या होता है, एक्सेस हीट गिरता है, एक्सेस हीट गिरने की वजह से कई सारे प्लांट को नीचे से पानी सफिशिएंट नहीं मिलेगा। इधर प्रोसेस तो कंटिन्यू हो जाएगा, सनलाइट गिरने की वजह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होके वाटर टूट के इधर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, जो कि प्लांट को बहुत नुकसान करता है, क्योंकि वाटर इजीली प्लांट को मिलेगा नहीं। हम इंसान थोड़ी है कि जाके पानी उठाए डक 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 पी लिए, ऐसा तो नहीं होता है। प्लांट बेचारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता, उसका रूट ही नीचे तक पहुंचे रहते हैं। तो समर सीजन में क्या होता है कि नीचे का पानी बहुत ज्यादा कम जाता है, जिसके वजह से प्लांट को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए प्लांट अपना स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। तो क्लोज कैसे करता है, यहां से वाटर को निकाल दिया, वाटर निकाल देने से ये गार्ड सेल धीरे धीरे श्रिंक हो गया, श्रिंक होके क्लोज हो गया। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, अब अगर तुम एक किशमिश लोगे और पानी का ग्लास में डालोगे तो धीरे धीरे किशमिश एक रात में फूल जाएगा। ठीक है, तो फिर बाहर निकालोगे तो फिर वो श्रिंक हो जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब एक चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होना, इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस बोल के। तो इसमें ऑस्मोसिस होता है, इसमें क्या होता है, जब वाटर गया, वाटर जाने से गार्ड सेल फूल गया, फूलने से क्या हुआ, वो स्टोमाटा ओपन हो गया। ओपन होने की वजह से यहां से ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल के, वाटर बाहर निकल के चला गया। और क्या होगा, जब वाटर चला जाएगा इसमें ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होने की वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो ये क्यों देखा जाता है कि डेजर्ट प्लांट में बहुत ज्यादा धूप गिरता है, डेजर्ट प्लांट हो गया कि अदर प्लांट भी हो गया, बहुत ज्यादा धूप गिरने की वजह से ये स्टोमाटा क्या रहता है, स्टोमाटा से कंटिन्यू वाटर लॉस हो जाता है। इसीलिए क्या करता है, प्लांट अपना स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। क्यों, दिन में बहुत ज्यादा एक्सेस हीट गिरता है, सन का बहुत ज्यादा एक्सेस हीट गिरता है। हीट गिरने से क्या, देखो दिन में स्टोमाटा ओपन रहता है, रात में क्लोज हो जाता है। अगर दिन में ओपन रख दिए डेजर्ट प्लांट में तो कंटिन्यूस वाटर का लॉस हो जाएगा। वैसे भी डेजर्ट में पानी नहीं रहता है, तो प्यासे को तिनके का सहारा बने रहता है डेजर्ट प्लांट। ठीक है, तो वो क्या करता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, रात में ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात में ज्यादा हीट नहीं रहता, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, हीट नहीं रहा, इसीलिए वाटर बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। डेजर्ट प्लांट में ऐसा देखा जाता है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में डेजर्ट प्लांट का बारे में भी दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद फोटोसिंथेसिस करके वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला। ये चीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डेजर्ट प्लांट रात में लेता है, क्योंकि रात में स्टोमाटा ओपन करने में उसे वाटर का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो यही था एंटायर फोटोसिंथेसिस के बारे में। इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है,
देखो हर साल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ए सेक्सुअल मतलब क्या है? एक सिंगल सेक्स का जरूरत पड़ना रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसका मतलब इधर मेल और फीमेल इन दोनों में से कोई भी सेक्स एक न्यू इंडिविजुअल को बना सकता है। ठीक है, ये टॉपिक में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि ये टॉपिक में बहुत माइनर डिफरेंस है। फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, इन सब में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। आज मैं इसका डेफिनेशन इजी टू राइट भी तुम्हें समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर 6 मेजर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वैसे तो बहुत सारा टाइप रहता है लेकिन एनसीईआरटी में हमें दिया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर 6 मेजर टाइप्स। क्या क्या होता है? पहला हो गया फिजन, दूसरा हो गया फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन, देन बडिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देन स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, तो ये वर्ड हमें बहुत सिमिलर लगता है। तो हम देखेंगे अब दो दो का पेयर लेके। ठीक है, तो पहले हम ये दो समझ जाएंगे, फिर देन ये दो, फिर लास्ट का दो। इसके थ्रू हमें टोटल समझ में आ जाएगा कि क्या रहता है और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। बहुत माइनर डिफरेंस रहता है जिसके वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम इसका एग्जांपल भी लेंगे और वेरियस टाइप का इमेज से भी हम समझने का कोशिश करेंगे कि ये सारा चीज होता क्या है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन से। तो चलो अब हम देखते हैं फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत रैपिडली सेल डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो एक सिंगल बैक्टीरिया अगर एक होस्ट के बॉडी के अंदर चला जाए तो वो 1 घंटे में 45 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पेरेंट का जरूरत नहीं पड़ा। इसमें कोई भी इंडिविजुअल इधर मेल और फीमेल अपने न्यूबॉर्न बेबी को बना सकता है। तो इसीलिए इसमें बहुत रैपिडली सेल डिवीजन होता है। इमेजिन एक इंडिविजुअल 45 लाख से भी ज्यादा बन जाता है विद इन ए हावर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रैपिड प्रोसेस रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं अभी फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन क्या होता है? देखो दो टर्म है, एक है फ्यूजन और एक है फिजन। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। फ्यूजन मतलब दो चीज का मिल जाना, फ्यूज हो जाना। ठीक है, फिजन मतलब दो चीज का अलग अलग हो जाना। ठीक है, तो देखो फिजन का डेफिनेशन मैं यहां पर लिख दिया हूं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, तुम इजीली याद रख लोगे और एग्जाम में तुम्हें बहुत आसानी से याद रह जाएगा। तो देखते हैं क्या बोलता है डेफिनेशन। इट इज द सेल डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। उसका सेल डिवाइड हो गया, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का सेल डिवाइड हो गया और दो नया इंडिविजुअल बना दिया। सिंपल। इसमें क्या होता है देखो, इसका एग्जांपल है एमोइबा और लेस्मोनिया। ठीक है, एमोइबा देखते हैं हम। एमोइबा का मैं डायग्राम दे दिया हूं। एमोइबा में कैसे होता है देखो, एक सेल है ये। ठीक है, एमोइबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें पता है। एक सेल है, पहले क्या होगा, इसके बीच में इसका सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होना शुरू होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद नेक्स्ट फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद ये एक इंडिविजुअल दो डिफरेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ही बोला जाता है फिशन। फिशन मतलब एक सेल एक से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो यहां मैं एक शॉर्ट में तुम्हें लिख के दे दिया हूं कि फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। फ्यूजन में क्या होता है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल का दो हिस्सा होना। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल का कोई भी पार्ट एक न्यूबॉर्न को बना सकता है। तो फ्यूजन में क्या हो गया, फ्यूजन में एक कंप्लीट एनिमल डिवाइड होके दो हिस्सा हो गया, इसको बोला गया फिजन। तो फिजन दो टाइप का है, एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या है, एग्जांपल ये एमोइबा और लेस्मोनिया, ये एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। ठीक है, तो लेस्मोनिया का डायग्राम मैं यहां पर दे दूंगा तुम्हें जिससे कि समझ जाओ। उसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है। एक सेल होता है, पहले वो सेल कंप्लीट डिवीजन होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवीजन होके वो दो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो टाइप का है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल एमोइबा और लेस्मोनिया। फिर हम देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ही सेल रहता है, एक ही सेल कंटिन्यू रैपिडली डिवीजन होके उसके अंदर बहुत सारा सेल बना लेगा। ठीक है, रैपिडली डिवीजन होके बहुत सारा सेल बना लेगा। बना लेने के बाद एक तरफ से वो पंचर होके रप्चर होके एक तरफ से वो सब सेल निकल जाएंगे बाहर। सब सेल निकलने के बाद वो एक एक सेल एक एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं।
हो गया इतना। तो यही था कंप्लीट फिशन के बारे में। तो फिशन में एक इंडिविजुअल दो अलग अलग डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या लिखा हूं देखो मैं, सिंपल ब्रेकअप इनटू द स्मॉलर पीसेस और फ्रेगमेंट एंड दे ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। सिंपल ब्रेकअप इनटू द स्मॉलर पीसेस, तो सिंपली ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप, ठीक है। देखो इसका मतलब भी समझा देता हूं। ब्रेक का मतलब है टूटना और अप का मतलब है कंप्लीटली। तो कंप्लीटली एक चीज के साथ से टूट जाता है, अलग हो जाता है, डिटेच हो जाता है, इसको ही कहा जाता है ब्रेकअप, ठीक है। ये इंग्लिश का वर्ड है। ब्रेक मतलब टूट जाना, अप मतलब कंप्लीट। ये सब चीज पता हो तुम्हें नहीं क्या, ठीक है। तो ब्रेकअप से तुम याद रख ले रहे ना, चलो ठीक है। सोशल लाइफ को इंटरेक्ट करके पढ़ने से पढ़ी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। देखो, तो सिंपल ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड दे ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। सिंपल ब्रेकअप, एक एक छोटा पीस अगर कट कर दिए तो वो जाके एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, तो उसको ही बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल हम ले लिए स्पाइरोगाइरा। ये कहां रहता है, ये झील के ऊपर रहता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का, इसको ही बोला जाता है स्पाइरोगाइरा। इसमें क्या होता है, केम फ्रॉम द, स्पाइरोगाइरा का मतलब क्या है कि स्पाइरल शेप का रहता है उसका क्लोरोप्लास्ट, उसका क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल सेल का रहता है, इसके लिए इसका नाम स्पाइरोगाइरा पड़ा है। ये चीज तुम याद रखे रहना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक इंडिविजुअल का कोई भी पार्ट को काट देने से वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। यही था ये दोनों के बारे में, ठीक है। फिजन कंप्लीट हो गया। फिजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल कंप्लीट दो हिस्सा होके दो अलग अलग इंडिविजुअल बनाते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का तो तुम याद रख लोगे ब्रेकअप से, ठीक है। ब्रेकअप होके एक दो अलग हो जाएंगे, अलग होने के बाद वो अपना अपना नया लाइफ बनाएंगे। हो गया क्लियर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं रीजनरेशन क्या होता है और बडिंग क्या होता है, ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ डेफिनेशन लिख दिया गया है, कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड दे ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। अगर इसे तुम जितना भी पीस करोगे वो एक नया इंडिविजुअल उसी पीस से बना देगा। इसका एग्जांपल है रीजनरेशन का मतलब क्या है, पुनर्विकसित होना। देखो हम स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखे थे कि वो विलन क्या करता है, डॉक्टर रहता है, वो अपना हाथ को रीजनरेट करने के लिए ये सारी चीजें करता है, ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या है, लिजर्ड का भी, छिपकली का एग्जांपल ले ले तो वो क्या करता है, अपना टेल को रीजनरेट करता है। तो रीजनरेशन में क्या करता है, एक पर्टिकुलर पार्ट से ही पूरा कंप्लीट बॉडी बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। देखो एग्जांपल हम क्या लिए, प्लानेरिया। प्लानेरिया में कैसे हुआ, अगर एक प्लानेरिया को तुम कट करोगे, उसका कोई सा भी पार्ट को, अगर तुम हेड को कट किए तो वो अपना टेल रीजन को धीरे धीरे ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। अगर मिडिल पर्सन को ग्रो किए तो वो कंप्लीट अपना बॉडी, और टेल को करने से भी वो कंप्लीट अपना बॉडी बना लेगा। तो इसको ही बोला गया रीजेनरेशन, पुनर्विकसित करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग क्या होता है, देखो, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी, ठीक है। तो एक पेरेंट का बॉडी रहता है, मतलब देखो हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह में, पेरेंट का एक पर्टिकुलर जगह में रेपिडली सेल डिवीजन होता है। रेपिडली सेल डिवीजन होके एक बड फॉर्म करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एक बड फॉर्म करेगा। यहां पर कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होके एक बड फॉर्म किया, वही बड आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रा, ठीक है। फिर ये क्या होता है, मदर बॉडी से डिटैच होकर अलग चला जाता है, जो कि मैं पिक्चर में दिखा दे रहा हूं तुम्हें। हो गया, समझ में आ गया। तो बडिंग का मतलब क्या है, बडिंग का डेफिनेशन क्या बोला, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट का एक स्मॉल पार्ट से कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होकर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाना। और रीजनरेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, पुनर्विकसित होना, ठीक है। तो ये था रीजनरेशन और बडिंग के बारे में। थर्ड लास्ट अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, प्लांट पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। एग्जाम्पल दे दिया गया ब्रायोफाइलम का, मतलब प्लांट का रूट हो या स्टेम हो या लीव्स हो, अगर वो पेड़ से झड़ के मिट्टी में गिरते हैं और एक एप्रोप्रिएट कंडीशन बनता है, तो उसका एक एक रूट, एक स्टेम और एक लीव्स में भी कंप्लीट बॉडी को रीजनरेट करने का एबिलिटी रहता है, ठीक है। इसको ही बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब क्या होता है, एक सेल में कैपेबिलिटी रहता है कि कंप्लीट इंडिविजुअल को बना दे, ठीक है। कौन सा सेल में, अगर हम रूट का ले, स्टेम का,
सेल लें और लीफ का सेल लेने से ये चीज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें टिश्यू कल्चर भी होता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट का रूट स्टेम या लीफ लेके हम एक न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई आम का पेड़ बहुत पसंद आया, उसका फ्रूट बहुत ही मीठा है और उसमें सीड भी बहुत छोटा है, तो उस टाइप का प्लांट को हम लेके उसका अगर स्टेम, रूट और लीफ को कट करके एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखेंगे और उसमें अगर हम हार्मोन्स इंक्लूड कर देंगे तो वो एग्जैक्ट रेप्लिका बना के दे देगा वही सेम प्लांट का। ठीक है, तो फिर वो फर्दर हम उसको सॉइल में डाल के फिर वो प्लांट को ग्रो हम कर सकते हैं। इसके वजह से एग्जैक्ट क्लोन बन जाता है। हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि इसमें एक सिंगल मदर बॉडी का जरूरत पड़ता है। देखो, क्रॉस पोलिनेशन में क्या, अगर हम वही प्लांट को लेके अगर और एक प्लांट के साथ क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे तो इसमें वेरिएशन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होने का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट का सेल यूज हो रहता है न्यू बॉर्न बेबी को बनाने के लिए, तो इसमें वेरिएशन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो इस टाइप में हम देखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन और क्या बोला, यूज इन लेयरिंग में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन को यूज कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। लेयरिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुम लेयरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है रोज। ठीक है, रोज एक बेस्ट एग्जांपल है लेयरिंग का। अगर कोई रोज का तुम एक स्टेम को काट दिए और उसको लेके मिट्टी में डाल के उसको एक सफिशिएंट वाटर और नरिशमेंट दे देने से वो जो स्टेम रहता है वो नीचे रूट फॉर्म कर देता है। वो रूट ही फिर लेटर ऑन एक न्यू प्लांट बन जाता है, तो इसको ही बोला जाता है लेयरिंग करना। ठीक है, देखते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। ग्राफ्टिंग का बेस्ट एग्जांपल होता है रोज। अगर हमें एक कलरफुल रोज का फ्लावर बनाना है जिसमें कि डिफरेंट कलर हो, रेड रोज हो, व्हाइट रोज हो, तो हम क्या करेंगे, एक मेन जो प्लांट रहेगा वो प्लांट में हम ग्राफ्टिंग कर देंगे अदर प्लांट का स्टेम्स। ठीक है, अदर व्हाइट फ्लावर प्लांट का स्टेम्स। ठीक है, ग्राफ्टिंग कर देने से क्या होगा, वो जो मेन प्लांट है वो ग्रो होगा, उसके साथ वो अपना जो ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है उसको भी फूड एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से एक प्लांट में मल्टीपल प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, उसको भी बोला जाता है ग्राफ्टिंग। इसको बहुत सारा डेकोरेटिव फ्लावर में ये ग्राफ्टिंग और लेयरिंग को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, एज कंपेयर टू सीड इट बियर फ्रूट एंड फ्लावर ईयरलियर। तो अगर हम बीज को लेके डालेंगे मिट्टी में, फिर वो उसको नरिशमेंट देने से वो फिर ग्रो होके फिर बड़ा होगा, होने के बाद जाके हमको फल और फूल देगा। तो ये टोटल प्रोसेस कट आउट हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में डायरेक्ट हम एक स्टेम को लेते हैं, उसको ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करने की वजह से वहां से रूट निकल जाता है, वही रूट को हम मिट्टी में लगा देने से वो एक न्यू प्लांट फॉर्म कर देता है। तो इसमें हमारा बहुत ही प्रोसेस, जो लेंथी प्रोसेस रहता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहाँ पर लास्ट में मैं एग्जांपल दे दिया हूं रोज का, जैस्मिन का और बनाना। ये सब प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। अब लास्ट रहता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है, बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टाइनी रेजिलिएंट पोर्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। टाइनी रेजिलिएंट पोर्स, ठीक है, छोटा पोर रहता है, वो पोर ही लेटर ऑन जाके एक नया इंडिविजुअल बनाता है, जो कि तुम पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, टाइनी बल्ब ऑन ए स्टिक। एक स्टिक के ऊपर छोटा बल्ब रहता है, जिसको कि स्पोर बोला जाता है। वो स्पोर ही लेटर ऑन एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू राइजोपोर सब बनाते हैं, तो उसको ही बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एक्स क्या दे, फिर से EX मतलब X नहीं होती, EX मतलब एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इतना समझ जाओ। EX इसको छोड़ दो। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोपोस। राइजोपोस में स्पोर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखा जाता है। हो गया इतना क्लियर। तो ये था कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हॉट टॉपिक, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो बोर्ड में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आया हुआ है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाना, लेवलिंग फॉर्मेट में आ जाना और लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाना। तो ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। इस वीडियो के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैं समझाया हुआ हूं ब्रेन और हार्ट, जो कि तुम डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, लिंक में दे दिया हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं ये टॉपिक के बारे में। अब हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी को बनाता है।
ये चीजें तो हमें पता है। तो हम अब देखते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म प्लांट होता क्या है? देखो, देयर आर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसा बीज जो कि फल के अंदर होता है, उस प्लांट को एंजियोस्पर्म बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बीज जो कि फल के अंदर रहता है, उस प्लांट को एंजियोस्पर्म प्लांट बोला जाता है। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं पहले लेवलिंग से। तो लेवलिंग में क्या बना है? देखो, ये हो गया फ्लावर का डायग्राम। मुझे पता है मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है मैं ही पिकासो हूं, लेकिन तुम ठीक है, फिर भी तुम मैनेज कर लेना कि क्या है। देखो, तो ये हो गया पहले पेटल। ठीक है, पेटल्स इसको बोला जाता है। स्टेपल्स, उसके नीचे रहने वाला ग्रीन कलर का लिप्स को पेटल्स बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। स्टेपल क्या होता है? ग्रीन कलर लिप्स। और पेटल क्या होता है? ऊपर का लिप्स को पेटल्स बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर ही रहता है फीमेल पार्ट। ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट। ठीक है, जो कि मैं इधर डायग्राम में बना दिया हूं। ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट। ये कहां पर रहता है? फ्लावरिंग प्लांट में रहता है। ठीक है, फिर जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने से ये स्टेपल और पेटल झड़ जाते हैं। झड़ के यही बीज के फॉर्मेट में रह के इसके ऊपर ही फल बन जाता है। ठीक है, तो पौधों का बच्चा कौन है? जो न्यू बॉर्न बेबी बनता है वो होता है फल। ठीक है, फल ही नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ट्री, नेक्स्ट प्लांट को बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये पेटल्स और स्टेपल झड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये धीरे धीरे बड़ा होकर फल का आकार ले लेता है। इसका मतलब क्या पता चला? कि फूल से ही फल बनता है। इसीलिए पहले हम देखते हैं कि अभी तो आम का सीजन आ रहा है, इसीलिए पहले फूल बनते हैं, फूल बनने के बाद जाके फल बनता है। ठीक है, तो देखो अब हम शुरुआत करते हैं मेल पार्ट से। तो मेल पार्ट में दो ही चीज है। ऊपर का पार्ट को एंथर बोला जाता है, जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और नीचे का पार्ट को फिलामेंट बोला जाता है, जो कि जोड़े रहता है, न्यूक्लियस को कंट्रोल करे रहता है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के बोला जाता है स्टेमन। ठीक है, तो मेल पार्ट को क्या बोला गया? स्टेमन बोला गया, जिसमें कि एंथर और फिलामेंट रहता है। एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू स्टेमन। स्टेमन जो कि मेल पार्ट है। यहां मैं लिखा हूं, देखो, मेल पार्ट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। मेल पार्ट को ही पोलन ग्रेन, स्टेमन व पोलन ग्रेन बोला जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन का कलर कैसे रहता है? येलोइश इन कलर। ठीक है, अगर हम जब जाके छुएंगे तो वो क्या कलर रहेगा? येलो कलर। कोई भी फूल को अगर छुएंगे उसका पोलन ग्रेन को, तो वो येलो कलर का रहता है। तो अब हम देखते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। अपर पार्ट का नाम हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा ये कैसे रहता है? ये स्टिकी रहता है। फिर हो गया स्टाइल। फिर उसका जो स्वेलन पार्ट हो गया उसको ही बोला जाता है ओवरी। तो ये तीनों को मिला के बोला जाता है पिस्टिल। समझ में आ गया इतना? ठीक है, मेल पार्ट एंथर प्लस फिलामेंट को बोला जाता है स्टेमन। ये वर्ड सब याद रखे रहना। स्टेमन किसे कहा जाता है, एंथर किसका पार्ट है, और स्टाइल किसका पार्ट है, स्टिग्मा किसका पार्ट है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट को स्टेमन बोला जाता है, और फीमेल पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को पिस्टिल बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता कैसे है, और जाइगोट कैसे बनते हैं, और नेक्स्ट फल कैसे बनता है। तो चलो शुरुआत करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फीमेल का, जो कि है स्टिग्मा। अपर पार्ट को बोला गया, और मिडिल पार्ट को स्टाइल बोला गया, और ये जो बल्कि पार्ट है इसको ही ओवरी बोला गया, और अंदर जो ये पार्ट रहता है इसको ही ओव्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? देखो, मेल उड़ के आके फीमेल का बॉडी में अटैच होगा थ्रू वेरियस एजेंट्स। ठीक है, वही एजेंट को ही बोला गया विंड, वाटर और एनिमल। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? द पोलन ग्रेन आर फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट इज नोन एज पोलिनेशन। सिंपल, द पोलन ग्रेन आर फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट इज नोन एज पोलिनेशन। इतना ही पोलिनेशन का डेफिनेशन बन जाता है। तो स्टिग्मा क्या रहता है? स्टिग्मा एक स्टिकी पार्ट रहता है। स्टिकी पार्ट में मेल का फीमेल पार्ट उड़ के आएगा, उड़ के क्या ऑटोमेटिक आ जाता है? हाँ, ऑटोमेटिक आ जाता है। कैसे? थ्रू वेरियस एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल। ये नेचुरली पोलिनेशन होता है, जिसको क्रॉस पोलिनेशन भी बोला जाता है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? विंड, हवा के थ्रू उड़ के आके फीमेल का पार्ट में गिर जाना पोलन ग्रेन का, या वाटर के थ्रू, या वेरियस एनिमल लाइक बी एंड स्मॉल इंसेक्ट के वजह से ये सारा चीज पोलिनेशन हो जाता है। तो पोलिनेशन में क्या हुआ? स्टिग्मा जो स्टिकी पार्ट था उसमें अटैच हो गया, पोलन ग्रेन जाके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद पोलन ग्रेन बना दिया एक पोलन ट्यूब। ठीक है, इसको क्या बोला गया? पोलन ट्यूब। ये पतला सा है, इसको ही बोला जाता है पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब क्यों बना? देखो, पोलन ग्रेन तो गिरा यहां पर स्टिग्मा में, तो स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचने के लिए उसको एक रूट चाहिए। तो वो रूट ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के थ्रू से वो जाएगा ओव्यूल के पास। ठीक है, तो कैसे गया? पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के थ्रू गया, ये बीच में ही इसको ही बोला गया मेल जर्म सेल।
तो पोलन ग्रेन में होता क्या है जो कि फीमेल का पार्ट में जाना जरूरी है? पोलन ग्रेन में होता है मेल पार्ट, ठीक है, मेल का न्यूक्लियस होता है। मेल का न्यूक्लियस फीमेल का न्यूक्लियस मिलने से ही तब जाके जाइगोट बनता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पोलन ट्यूब के थ्रू से आया, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। इतना हम समझने का जरूरत नहीं, खाली ऐसे समझ जाओ कि एग सेल के थ्रू एंटर हुआ। कौन एंटर हुआ? पोलन, पोलन ग्रेन, ठीक है, मेल पोलन ग्रेन किसके थ्रू एंटर हुआ? बा मेल न्यूक्लियस किसके थ्रू एंटर हुआ? एंटर हुआ एग सेल के थ्रू। समझ में आ गया इतना? तो एंटर हो गया नीचे की तरफ से। अभी यहाँ दो न्यूक्लियस इंतजार करके बैठे हैं। कौन? ये फीमेल न्यूक्लियस। जब मेल न्यूक्लियस आएगा तो इसके साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए फीमेल न्यूक्लियस यहाँ पर इंतजार किए हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हमारे टॉपिक में दिया गया नहीं है, तो हम इसके डिस्कशन भी नहीं करेंगे। सिंपल ये समझो कि स्टिग्मा में पोलन ग्रेन आके अटैच हुआ, अटैच होने के बाद पोलन ट्यूब के थ्रू में मेल जर्म सेल आया, मेल जर्म सेल आके एग सेल होते हुए वो अंदर घुसा। किसके अंदर घुसा? ओव्यूल के अंदर घुसा। तो ओव्यूल में क्या है? न्यूक्लियस है। ओव्यूल का फीमेल न्यूक्लियस और ये जो मेल के ट्यूब से आने वाला न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मैं यहाँ पर और एक बना दे रहा हूं, यही है मेल जर्म सेल। यहां से आके एंटर किया, एंटर करने के बाद ये एग सेल हेल्प किया यहाँ फर्टिलाइजेशन करने में। और जो ये ऊपर लिखा हूं मैं, जो एंटीपोडल सेल, ये जो 3 सेल है, इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। तो ये रिप्रोडक्शन के टाइम में नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये पूरा एंटायर सिस्टम को। क्यों नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये जो ओव्यूल है, यही फ्यूचर में जाके क्या बनाता है? सीड बनाता है, जो कि प्लांट का नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया इतना? तो इतना ही है, प्लांट का रिप्रोडक्शन स्टिग्मा में आके गिरेगा, पोलन ट्यूब के थ्रू होके एग सेल के थ्रू एंट्री मारेगा। एंट्री मारने के बाद न्यूक्लियस, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ये मेल का न्यूक्लियस है। यहाँ जा मेल और फीमेल यहाँ मिलेंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहां पर होगा? ये ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जिसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि तुम्हारे टॉपिक में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख दिया हूं इससे रिलेटेड। तो पहले क्या है? अकर थ्रू एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल। तो तुम एग्जाम में पहले डायग्राम बना के ऐसे तुम लेवलिंग करके लिखने से बहुत अच्छा इंप्रेशन गिरेगा एग्जामिनर को। पहले डायग्राम बना दिए, उसके साइड में उसका रिप्रेजेंटेशन लिख दिए। तो यहाँ क्या लिया? ओकर थ्रू एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल के थ्रू ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा एनसीईआरटी में क्या है? यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल क्या होता है? सिंपल, यूनि का मतलब एक है, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब ऐसे प्लांट का फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन रहता है। देखो, इससे पहले जो मैं दिखाया था उसमें क्या था? इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसमें कि फीमेल पार्ट भी था और ये मेल पार्ट भी था, दोनों था। तो दोनों एक फूल में दो चीज रहते हैं, दो सेक्स ऑर्गन रहते हैं, तो इसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल किसे बोला जाता है? इधर मेल पार्ट रहेगा और फीमेल पार्ट रहेगा। तो यूनिसेक्सुअल में इधर मेल पार्ट रहा और फीमेल पार्ट रहा, बाइसेक्सुअल में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फूल में रहेगा। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल में ज्यादातर देखा जाता है कि सेल्फिंग होता है। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पोलिनेशन होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन मतलब ये अपना पोलन ग्रेन ही उसके फ्लावर फीमेल पार्ट में ही जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये होने का चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि फीमेल पार्ट सेंटर में रहता है, फ्लावर का सेंटर में रहता है और थोड़ा अंदर के तरफ रहता है, इसीलिए ये चीज होने का थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सेल्फिंग बा सेल्फ पोलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाता है। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेशन किसमें हुआ? बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में। यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में इधर मेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा, फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, क्रॉसिंग करना पड़ेगा। मतलब मेल पार्ट उड़ के जाके फीमेल का हमारा स्टिग्मा में गिरा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल में यहां सेल्फ फर्टिलाइजेशन व सेल्फ पोलिनेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है? देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओवरी लेटर प्रोड्यूस फ्रूट। ओवरी मतलब क्या है? ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये क्या बनाएगा? ये जो ओवरी है, यही बनाएगा फ्रूट। ठीक है, फ्रूट बनाया। ठीक है, फल जो बनाया, फल का जो ऊपर पार्ट रहता है जो हम खाते हैं, वो बनाया कौन? ओवरी बनाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? ओव्यूल लेटर प्रोड्यूस सीड्स। ये जो ओव्यूल है, ये बीज का पार्ट, यही बनाता है सीड, व हिंदी में बीज बोल के बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ओवरी बना दिया क्या? फ्रूट। और अंदर का बीज कौन बनाया? ये बना दिया ओव्यूल। ठीक है, तो ये क्या है? ओवरी जो फ्रूट बनाया, ये फ्रूट ही क्या करेगा? सीड को नरिशमेंट देगा। देखो होता क्या है, फल ऊपर से नीचे गिरा,
सॉइल में क्या होगा, पूरा ये जितना भी फ्रूट है, फ्रूट पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो चारों तरफ का सॉइल पूरा फर्टाइल हो गया। फर्टाइल होने के बाद वो जो बीज रहेगा, अभी ये हो गया पेड़, ठीक है, पेड़ से एक फल गिरा नीचे, नीचे गिरने के बाद वो फल में बीज है, तो बीज नीचे गिरा तो ये पूरा फल क्या करेगा, हमारा सॉइल एब्जॉर्ब कर देगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फर्टाइल हो गया सॉइल, सॉइल फर्टाइल होने के बाद वो बीज ही वो सारी चीजों को खा के धीरे धीरे उसका जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। जर्मिनेशन क्या है, इसके बाद एक 2 मिनट का वीडियो है, मैं दिखा दे रहा हूं नेक्स्ट में, ठीक है, जर्मिनेशन क्या होता है। इतना समझ में आ गया। फिर लोकेशन कहां रहता है, ये जो पोलन ग्रेन का, ये जो फीमेल पार्ट का लोकेशन कहां रहता है, प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के पूरे सेंटर में प्रेजेंट रहता है कौन, ये फीमेल पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया इतना। यही था टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मिनेशन कैसे होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं जर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया सीड को अगर हम देखें क्रॉस सेक्शन काट के, तो ये दोनों हो जाएगा उसका कोटिलेडन्स। ठीक है, तो कोटिलेडन्स होता क्या है, कोटिलेडन्स फूड स्टोरेज है। ठीक है, यहां पर ही प्लांट का फूड स्टोर हुए रहता है, जो कि प्लांट को प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो कोटिलेडन क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। फिर इसके ऊपर जो ये निकला हुआ है, इसको ही बोला जाता है प्लूमिली, जो कि फ्यूचर में जाके क्या बनाता है, सूट फॉर्मेशन करता है। हो गया समझ। फिर और नीचे नीचे क्या आ गया, नीचे का पार्ट को बोला जाता है रेडिकल, जो कि फ्यूचर में जाके रूट को बनाता है। ठीक है, इतना ही था एनसीईआरटी में टोटल इस चीज के बारे में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई होप इसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो एनसीईआरटी इसे बहुत ही लेंदीएस्ट मैनर में दे दिया है, जिसकी वजह से बच्चों को समझना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे रेफरेंस बुक फॉलो करना शुरू कर देते हैं, दिस इज नॉट बैड, लेकिन आज हम इसे एक न्यू डिवीजन मेथड में पढ़ेंगे, जिसके थ्रू तुम्हें समझ में आ जाएगा कि टोटल ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है ब्रेन में क्या क्या नाम होता है और उसका फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये जो मैं बुलेट पॉइंट यहाँ पर लिख दिया हूं, ये तुम्हें एग्जाम में लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन इज ऑफ मेजर 3 टाइप्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, अनदर इज हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है फोर ब्रेन। ठीक है, अगर इसको खोदोगे, खोद के अगर अंदर जाओगे तो तब मिल जाएगा तुम्हें मिड ब्रेन। ठीक है, और हिंड ब्रेन हमारे ब्रेन के पीछे तरफ होता है। इतना समझ में आ गया। तो अब शुरुआत करते हैं फोर ब्रेन से। फोर ब्रेन इज आल्सो ऑफ 3 मेजर टाइप, दैट इज सेरिब्रम, थैलेमस, अनदर इज हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है मेमोरी को। तो सेरिब्रम किस चीज को कंट्रोल किया, मेमोरी को कंट्रोल किया, एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन को कंट्रोल किया। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, देखो ह्यूमन कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन और मेमोरी को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इतना समझ में आ गया सेरिब्रम का काम क्या है। अभी हम देखेंगे थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस क्या करता है, हमारे आउटर बॉडी को प्रोटेक्ट करने का हेल्प करता है। आउटर बॉडी को प्रोटेक्ट मतलब देखो, तो थैलेमस में मेजरली किस चीज को कंट्रोल किया, सेंसरी नर्वस सिस्टम को और मोटर नर्वस सिस्टम को। तो ये दोनों होती क्या है, देखो ये इमेजिन, अगर तुम्हारे लेफ्ट हैंड में कोई मस्किटो बाइट कर दिया, तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे हैंड के थ्रू से होके तुम्हारे बैकबोन होके डायरेक्ट जाएगा ब्रेन में। तो ब्रेन में प्रोसेस होके वो इंफॉर्मेशन रिटर्न आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मस्किटो तुम्हारे लेफ्ट हैंड में बाइट किया है। तो ये इंफॉर्मेशन जब यहां से गया ब्रेन में स्पाइनल कोड होके, तो वो किसके थ्रू में जाएगा, सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगा, और ब्रेन प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन को रिटर्न किसके थ्रू लाएगा, मोटर नर्वस सिस्टम। ओके, क्लियर हो गया इतना। तो थैलेमस का काम क्या है, हमारे बॉडी का आउटर एनवायरनमेंट, जिससे कि हमें ठंड लगना, गर्म लगना, तो वो अभी एक मच्छर का चाप देना या हमारा बॉडी में कट लग जाना, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। तो अगर अगर कोई ड्रिंक करता है, अल्कोहल करता है, तो उसका थैलेमस इतना सही से फंक्शन नहीं करता, जिसके वजह से अगर कोई उसे अच्छी से पीट दे तो तब उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका थैलेमस सही से काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन दूसरा दिन वो बहुत परेशान हो जाएगा इस चीज को लेके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया थैलेमस का काम क्या है। तो अब हम देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो जैसे ही थैलेमस होता है, थैलेमस हमारे बॉडी का आउटर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का इनर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, और यही तुम्हारा कैरेक्टर भी डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम को, जो कि रेगुलेट करता है ह्यूमन बॉडी का हार्मोनल सिस्टम को। ठीक है, तो हार्मोनल सिस्टम रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम, ये याद रखे रहना। जो तो हार्मोनल सिस्टम में यही डिसाइड करता है हमारा लव हो गया, एंगर हो गया, हंगर, फियर, ये सारी चीजों को डिसाइड करता है
हमारा हाइपोथैलेमस है। तो इतना समझ में आ गया, लव, एंगर, हंगर, फियर, ये सारी चीजों को हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट लाइफ में ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो, तो ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है हम जब एक्साइटेड फूड खाते हैं। एक्साइटेड फूड लाइक जिंजर हो गया और प्याज हो गया, ऑनियन हो गया, ये सारी चीजें एक्साइटेड फूड होती है। इसीलिए जो रूसी महारूसी लोग रहते हैं वो सब ये सारी चीजों को खाना प्रिफर नहीं करते, ठीक है। हाइपोथैलेमस समझ में आ गया। तो ये हो गया फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन इज ऑफ थ्री टाइप्स, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम देखेंगे मिड ब्रेन के बारे में। देखो, एनसीईआरटी में मिड ब्रेन के बारे में इतना कुछ डेप्थ दिया गया नहीं है, खाली दिया गया है मिड ब्रेन किस चीज को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा विजुअल और हियरिंग इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन हमारा विजुअल एंड हियरिंग इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है, समझ में आ गया, इतना ही है। फिर अब देखते हैं हम लास्ट हिंड ब्रेन के बारे में। तो हिंड ब्रेन थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है, दैट इज सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो शुरुआत करते हैं सेरिबेलम से। तो सेरिबेलम हमारा बॉडी का बैलेंस को रिस्पॉन्सिबल करता है। तो हम एक चीज को सीधा लिखते हैं, सीधे रास्ते में चलना, सीधा लिखना, ये सारी चीजों को कौन कैरिड आउट करता है? सेरिबेलम। हम बैठते हैं क्लास में, स्ट्रेट बैठते हैं, स्ट्रेट खड़े होना, ये सब चीजों को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। वही सेम जब अल्कोहल ड्रिंक करने से सेरिबेलम सही से काम नहीं करता, जिसके वजह से ऐसे ऐसे हो जाते हैं अल्कोहल पीने वाले, ठीक है। अल्कोहल बहुत ही डेंजरियस है ह्यूमन के लिए, ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सेरिबेलम क्या, किस चीज को कंट्रोल किया? बैलेंस, बॉडी का बैलेंस को कंट्रोल किया। अब नेक्स्ट देखते हैं पोन्स के बारे में। पोन्स, पोन्स क्या है? हिंड ब्रेन का अनदर पार्ट है पोन्स, जो कि रेस्पॉन्सिबल करता है स्लीप को और ब्रीदिंग रिदम को। तो कितना ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल करना, ये सारी चीजों को हमारा पोन्स कंट्रोल करता है। समझ में आ गया पोन्स के बारे में। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा किस चीज को कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन। इतना ही लिखो, एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों? देखो, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रिएशन, इसके अंडर में टोटल रेगुलेशन सिस्टम चला गया। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, डाइजेशन मतलब फूड डाइजेस्ट, एंड एक्सक्रिएशन मतलब वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट होके चला जाना, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो यही था टोटल ब्रेन के बारे में। तो अब मेरी तरफ गौर से देखो, अब हम क्विक रिवीजन कर देते हैं कंप्लीट ब्रेन का। तो ब्रेन इज ऑफ थ्री टाइप्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, अनदर इज हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन थ्री टाइप, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम कंट्रोल किया मेमोरी पावर को, थैलेमस हमारे बॉडी का आउटर एनवायरनमेंट, सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम को, एंड हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का इनर एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल किया। क्लियर हो गया? फिर आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल किया हमारा देखना और सुनना। मिड ब्रेन कंट्रोल किया देखना, सुनना, हियरिंग एंड लिसनिंग को, ठीक है। फिर आ गया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन थ्री टाइप का है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो सेरिबेलम कंट्रोल किया हमारा बॉडी का बैलेंस को, सीधे रास्ते में चलना है। पोन्स रिस्पॉन्सिबल हुआ स्लीप और ब्रीदिंग रिदम को, और लास्ट में आ गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि रिस्पॉन्सिबल किया रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन और डाइजेशन को। इतना कंप्लीट हो गया। तो ये थे कुछ ब्रेन के चीजें। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि ब्रेन का ये चैप्टर का सम इंपोर्टेंट टर्म्स, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का नर्व रहते हैं, ये सारी चीजों को, ये वर्ड सबको हम देखेंगे। वॉलेंटरी एक्शन क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शन क्या है, ये सब चीजों को हम अब देखते हैं। तो चलो देखते हैं अभी कितना इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ब्रेन में यूज होता है। तो पहला आ गया क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा को क्रेनियम बोला जाता है। क्रेनियम एक ऐसा बोन है जो कि बीच में होलो रहता है। होलो मतलब बीच में गैप्स लेता है। तो ये गैप्स क्यों रहता है? क्योंकि अगर ऊपर से कोई इंजुरी हो गया, अगर मार लग गया, तो ये क्या करता है? एक शॉक एब्जॉर्बर के जैसे काम करता है, जिसको बोला जाता है क्रेनियम। क्रेनियम ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखेंगे मेनिंजस। मेनिंजस हमारे ब्रेन के ऊपर एक बहुत ही पतला थिन लेयर रहता है, जिसका नाम है मेनिंजस। तो ये दोनों नाम समझ में आ गया, क्रेनियम क्या है, मेनिंजस क्या है। अभी देखते हैं वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन किसे कहा जाता है? ऐसा एक्शन जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं तो मैं अपना हाथ को ऊपर उठा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं तो डाउन कर रहा हूं, तो ये मेरे कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में है, इसीलिए इसे बोला जाता है वॉलेंटरी एक्शंस। और ऐसा एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट चलना, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि एक्सक्रिएशन, ये टोटल सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है। ब्रेन इसको ऑटोमेटिक करते रहता है, तो चाहे हम जागे रहो चाहे हम सोए रहो। तो इसको ही बोला जाता है इनवॉलेंटरी एक्शन,
ठीक है, 4 टर्म क्लियर हो गया। एक है क्रेनियम, दूसरा है मेनिंजस, फिर वॉलेंट्री एक्शन जो कि हमारे प्रेजेंस में होता है, जो कि हम अपने आप मूवमेंट करते हैं, और एक है इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि विदाउट प्रेजेंस में होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं और एक टर्म्स है जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है, देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला दोगे तो उसको ही कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज इक्वल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया इतना। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो है, एक है क्रेनियल नर्वस सिस्टम, दूसरा है स्पाइनल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्वस सिस्टम मतलब फ्रॉम ब्रेन, मतलब ये नर्वस सिस्टम ब्रेन से निकलता है। ठीक है, मेन नर्वस सिस्टम ब्रेन से निकलता है जिसको बोला जाता है क्रेनियल नर्वस सिस्टम। दूसरा है स्पाइनल नर्वस सिस्टम जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। देखो अब मैं डायग्राम बना दिया, ये हो गया ह्यूमन ब्रेन, ये हो गया उसका स्पाइन। तो यहां से जो पेर निकलता है ये हो जाता है स्पाइनल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कि स्पाइन से निकलता है, जो कि कितना पेयर रहता है, 31 पेयर रहता है। और ब्रेन से जो मेन निकलता है नर्वस सिस्टम, उस वो रहता है 12 पेयर। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा मेन ये जो गले से ऊपर का हिस्सा को, तो हमारा आंख को, हमारा चिक्स को, ये सारी चीजों को हमारा ये ब्रेन का 12 पेयर ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। वैसे तो ब्रेन और भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है, लेकिन मैं मेजरली बता रहा हूं कि मेजरली फेस के ऊपर का चीज को कौन कंट्रोल करता है, क्रेनियल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और फेस के नीचे का सिस्टम जैसे कि हाथ हिलाना, फिर हमारे पैर का हिलना, ये सारी चीजें जो कि गले से नीचे का चीजें हैं, ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, 31 पेयर ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसको कि स्पाइनल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब काफी सारे बच्चों को डाउट होगा कि ब्रेन का डायग्राम कैसे बनाए। तो ब्रेन का डायग्राम बनाने का बहुत इजी मेथड क्या है, पहले सी लिख लो, फिर उल्टा सी, फिर सीधा सी, फिर उल्टा सी, ऐसे करके तुम एक अच्छा सा ब्रेन बना सकते हो, ब्रेन का डायग्राम बना सकते हो। तो यही था कितने टर्म जो कि एनसीईआरटी में यूज होता है, जो कि एग्जाम के टाइम में लिखने से और बच्चों को समझने में भी इसे आसानी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन आज के इस वीडियो में तुम्हें एंटायर नॉलेज हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, यह होता क्या है। देखो एग्जाम में इसमें लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट फॉर्मेट में भी आ सकता है, लेवलिंग डायग्राम का फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन से जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट लेटर ऑन जाके न्यूबॉर्न बेबी को बनाता है, इतना तो हमें पता है। तो हम आज देखेंगे ये जो मेल गेमिट है ये कैसे फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, और जो फीमेल बॉडी है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, और दोनों का फ्यूजन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर प्रेगनेंसी, फीटस, ये सारे चीजों के बारे में, फिर उसका डिजीज जो रहता है एड्स के बारे में, एचआईवी के बारे में, ये एंटायर टॉपिक हम कवर अप कर देंगे एक सिंगल वीडियो में। तो तुम आराम से ईयरफोन लगा के बैठो और चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो ये रहा एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जिसमें कि सबसे ऊपर है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, उसके बाद आ गया यूरेथ्रा जो कि स्पर्म और यूरिन निकलने का रूट है। तो मेल में स्पर्म और यूरिन एक ही रूट से निकलता है, ये चीज याद रख लेना। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर वास डिफरेंस, टेस्टिस और स्क्रूटम। टोटल 6 तो लेबलिंग डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको तुम्हें याद रखना है। और एक चीज छूट गया है जो कि मैं यहाँ नीचे लिख दिया हूं, सेमिनल वेसिकल। तो इसका भी काम हम देखेंगे आगे चल के वीडियो में। तो चलो शुरुआत करते हैं एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। तो ये रहा सबसे ऊपरी लेयर जिसको बोला जाता है स्क्रूटम। ठीक है, स्क्रूटम क्या रहता है, स्क्रूटम आउटर कवरिंग है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो स्क्रूटम के अंदर क्या रहता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। मार्क माय वर्ड, मैं क्या बोला, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। तो एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, ए पेयर दिया गया है, नॉट 2। ठीक है, 2 नहीं या 2 पेयर नहीं, 2 पेयर लिख देने से वो 4 बन जाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे तुम, ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है कहां पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, वैसे ही फीमेल में भी ए पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, तो वैसे ही मेल में क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है। यही मेन मिशन है, इसके अंदर ही फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ठीक है, तो स्पर्म यहां पर फॉर्म हो गया। फॉर्म होने के बाद स्पर्म का निकलने का रूट कौन सा रहेगा, ये वास डिफरेंस हो गया उसका रूट, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर निकलेगा। ठीक है, कहां से बाहर निकलेगा, स्क्रूटम से। स्क्रूटम से बाहर निकलने वाला रूट का नाम है वास डिफरेंस, ये चीज याद रखना। अब वास डिफरेंस होता क्या है, देखो वास डिफरेंस हमें तो पता चल गया, ये एक रूट है जिसके थ्रू टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलता है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम ये रूट को क्लोज कर दें, तो यहां तो स्पर्म बनेगा, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, स्पर्म बनेगा।
स्पर्म बनेगा, लेकिन स्पर्म यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पर रूट क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इंटरकोर्स, ये सारी प्रोसेस सेम रहते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें, ये जो वास्ट डिफरेंस को अगर हम कट कर दें तो कट कर देने से इसमें फर्टिलाइजेशन और नहीं होगा क्योंकि मेल का स्पर्म बाहर जा नहीं पाएगा। तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है वासाक्टोमी। ठीक है, तो मेल में फैमिली प्लानिंग को क्या बोला गया, वासाक्टोमी। ऐसे ही हम देखते हैं जैसे सिप्स और बुल में, जिसमें कि कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहता है एंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल पार्ट का, जो कि हम देखें स्क्रूटम आउटर कवरिंग, उसके अंदर ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, तो स्पर्म जाने का रूट को बोला गया वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस के थ्रू स्पर्म बाहर निकलेगा। ठीक है, कहां से बाहर निकलेगा, स्क्रूटम से बाहर निकलेगा। तो अगर हम इसका ऑपरेशन नहीं कर दे तो इसको ही बोला जाता है वासाक्टोमी। ठीक है, वास का ऑपरेशन करके कट कर दिया गया, इसीलिए इसे बोला गया वासाक्टोमी। समझ गए, तो वास यहां तक पहुंच गया। अभी हम देखते हैं यहां पर एक वर्ड लिखा है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है मेल सेक्सुअल ऑर्गन का। तो ये क्या करता है, तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, जिससे कि यूरिन रिलीज होता है, और ये हो गया टेस्टिस, जिससे कि स्पर्म रिलीज होता है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि यूरेथ्रा एक ही रूट है जिसके थ्रू से स्पर्म भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। तो अगर ऐसा हो कि एट ए टाइम में दो चीज बाहर निकल जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है मेल को। तो इसीलिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रहता है, ये एक ट्रांजैक्शन जोन जैसे काम करता है। जब इधर से निकलेगा हमारा स्पर्म निकलेगा, तो ये क्या कर देगा, ऊपर का रूट को ब्लॉक कर देगा, जो यूरिनरी ब्लैडर को, जिसके थ्रू यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा। एंड वाइस वर्सा, जब यूरिन बाहर निकलता है तो वो जब यूरिन बाहर निकलता है तो वो स्पर्म का रूट को क्लोज कर देता है। यही काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का। समझ में आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड। तो कई सारे बच्चों में देखा जाता है अगर प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो तो नाइट फॉल का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये सारा चीजें हमारे न्यूट्रिशन और हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन अक्सर बच्चों में देखा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का वीक हो जाना, जिसके थ्रू क्या होता है, वो ना चाहते हुए भी स्पर्म का बाहर रिलीज हो जाना। ये कई मामलों में देखा जाता है। इसको ही बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड का वीक हो जाना। वीक होने से अगर हम न्यूट्रियस फूड खाए और मेडिटेशन और बॉडी को अगर हम रिलैक्स रखें, मेंटली हम रिलैक्स रहे, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। फिर आ गया यूरेथ्रा। तो पता है एक ही सिंगल ओपनिंग रहता है जिसके थ्रू स्पर्म निकलता है और यूरिन भी पास होता है। तो ये एंटायर स्ट्रक्चर हो गया जो कि तुम समझ गए। शुरुआत करते हैं पहले से, फिर से रिपीट करते हैं। स्क्रूटम आउटर कवरिंग, टेस्टिस ए पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है जिसमें स्पर्म बनता है। वास्ट डिफरेंस जो कि रूट रहता है स्क्रूटम से बाहर निकलने का, और इसका ऑपरेशन को ही वासेक्टोमी बोला जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये ट्रांजैक्शन जोन है। जब यूरिन आएगा तो ये स्पर्म का रूट को ब्लॉक कर देगा, और जब स्पर्म आएगा तो यूरिन का रूट को ब्लॉक कर देगा। अब अभी हम देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स जो कि मैं लिखा हूं और एग्जाम में तुम्हें ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये बुलेट पॉइंट क्या है, देखो। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है कहां से, ए पेयर ऑफ टेस्टिस से। तो शुरुआत करना ए पेयर ऑफ टेस्टिस। वो टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखो मेल का जो चार्मनेस रहता है, मेल जो बहुत वक्त तक जवान रहता है, 50 अब 60 70 तक भी मेल का मेलनेस बरकरार रहता है। ये किस वजह से होता है, ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन की वजह से ये चीज देखा जाता है। लेकिन इसके अपोजिट ही फीमेल में क्या होता है, बहुत जल्दी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डाउन हो जाता है। इसीलिए फीमेल एज कंपेयर टू मेल जल्दी सेक्सुअल एज डाउनफॉल हो जाता है। तो मेल में क्या रिलीज हुआ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल किया स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हूं, देखो। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें पता है, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताया हुआ था। अगर हम सेल्सियस से मेजर करें तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, एक चीज का फ्लो होना, इसके वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारा बॉडी हीट रहता है। तो ये कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेस्टिस इज रिक्वायर्ड 35 डिग्री सेल्सियस। हमारे टेस्टिस को क्या चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी से बाहर रहता है, क्योंकि वो हल्का सा ठंडा रहे, जिसके वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन इजीली हो। तो टेस्टिस क्या रहता है, 2 डिग्री, ये -2 नहीं है, ये 2 डिग्री लेस है। तो 2 डिग्री टेम्परेचर एज कंपेयर टू बॉडी, 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है हमारे टेस्टिस का, जिसके थ्रू क्या होता है कि स्पर्म बनना बहुत आसान हो जाता है। तो स्पर्म के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छे से याद रखे रहना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अभी देखो, ये हो गया एंटायर स्पर्म का डायग्राम कैसे रहता है। ये पहला हो गया हेड पार्ट, फिर हो गया ये मिडिल पर्सन, फिर देन आ गया टेल। तो ये हेड पार्ट क्या रहता है, पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है न्यूक्लियस, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम फादर टू देयर ऑफस्प्रिंग।
हो गया न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में ही डीएनए प्रेजेंट रहता है। तो ये हेड पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटायर स्पर्म का। तो ये पार्ट का काम क्या है, देखो मिडिल पार्ट का काम है, मिडिल पार्ट में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है इसको सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, मिडिल पार्ट में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी सप्लाई करता है। और टेल का काम क्या है, टेल का काम वो स्पर्म को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, स्पर्म को आगे कौन बढ़ाता है, मूव कराता है। देखो पहले तो वेजाइना में एंट्री हो जाता है स्पर्म का, वेजाइना के बाद से वो ट्रैवल करके एग तक पहुंचने के लिए उसको बहुत वक्त लग जाता है। तो वो ट्रैवल किसके थ्रू करता है, टेल के थ्रू करता है, जो कि आगे चल के हम वीडियो में देखेंगे। तो पता चल गया हेड पार्ट में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और मिडिल पार्ट में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी सप्लाई करता है। टेल पार्ट क्या करता है, आगे मूव कराता है। हो गया इतना। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पर्म लाइफ इज 82 डेज। देखो ह्यूमन बॉडी में स्पर्म कितना दिन रहता है, 82 डेज तक रहता है। जैसे फीमेल में 28 डेज का साइकिल रहता है, वैसे ही मेल में 82 डेज तक स्पर्म रहता है। उसके बाद स्पर्म का क्या होता है, वो ऑटोमेटिक बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है मेल बॉडी में, अगर वो इजैकुलेट नहीं हुआ तो 82 डेज के बाद वो स्पर्म हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली मेल बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं और क्या लिखा हूं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो रहता है 15 से 20 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। अगर बॉडी से बाहर निकल जाए स्पर्म, उसका सर्वाइव कितना होगा, 15 से 20 मिनट, जो कि हमारा मिडिल पीस उसको हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए। 15 टू 20 मिनट तक सर्वाइव करता है। और तुम्हें एक डाउट होता रहेगा, अगर मदर बॉडी में जाए तो वो स्पर्म कितना टाइम तक सर्वाइव करेगा, वो स्पर्म ही 3 से 5 दिन तक सर्वाइव करेगा, जिसके थ्रू में फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होकर फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 3 to 5 डेज रहता है फीमेल का यूट्रस में, बॉडी के बाहर रहता है 15 to 20 डेज, और स्पर्म का एंटायर लाइफ साइकिल कितना रहता है, 82 डेज के बाद। उसके बाद स्पर्म मेल बॉडी में ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सेमिनल वेसिकल है। तो इसके बारे में कुछ दिया गया नहीं है तुम्हारे बुक में, लेकिन इसका नाम दिया गया है सेमिनल वेसिकल। ये प्रेजेंट कहां रहता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का यहां पर प्रेजेंट रहता है। तो इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है सेमिनल वेसिकल। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सीमन प्रोड्यूस करता है। सीमन क्या रहता है, एक पतला फ्लूइड रहता है जिसके थ्रू में स्पर्म ट्रैवल करता है यूट्रस के अंदर। देखो एक लिक्विड मीडियम तो चाहिए जिसके थ्रू ट्रैवल करे, तो सीमन अलग रहता है और हमारा स्पर्म अलग रहता है। स्पर्म यहां से निकलता है, निकलने के बाद यहां पर ये रहता है सेमिनल वेसिकल। यही सेमिनल वेसिकल वो फ्लूइड को मिला देता है स्पर्म के साथ, जिसके थ्रू वो यूट्रस में ट्रैवल करने के लिए उसको आसानी हो जाता है। समझ में आ गया इतना। तो सेमिनल वेसिकल का काम क्या है, वो एक लिक्विड फ्लूइड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू स्पर्म का ट्रैवल करना आसान हो जाता है। तो यही था एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तुम स्टार्टिंग से देख सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये चीज तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा, और ये जो बुलेट पॉइंट है इसके थ्रू तुम्हें इजीली मेमोरेबल हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई। तो अभी चलो शुरुआत करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अक्सर देखा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबलिंग डायग्राम बहुत ज्यादा आता है। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है सीबीएसई का, वो लेबलिंग डायग्राम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इससे पहले देखा जाता था कि लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत ज्यादा सीबीएसई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जाम में लाता था, लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी डायग्राम बना के उसका लेवलिंग करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ये डायग्राम को फोकस करना पड़ेगा। ये है एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या रहता है, इसको ही बोला जाता है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस मतलब इसके अंदर ही बेबी का विकास होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है यूट्रस। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया ओवरी। ओवरी के अंदर ही एग बनता है। जैसे मेल में स्पर्म बना जो कि मेल का जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया, वैसे ही फीमेल में क्या बनता है, एग बनता है। किसमें बनता है, ओवरी में। वहां टेस्टिस में बना था स्पर्म, यहाँ ओवरी में बनेगा एग। ठीक है, एग बनता है, फिर वो एग यहां पर आएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब को ही बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। तो इसको बोला गया ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बना, एग बना। ठीक है, वो एग कहां पर आया, वो एग आया फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। कैसे होता है, देखो एंटायर प्रोसेस में 3 सेक्शन कर दिया हूं। पहला सेक्शन में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा सेक्शन में हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी, और थर्ड सेक्शन में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि यूट्रस कैसे रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो इसको बोला गया यूट्रस, जो कि ये सिस्टम है जिसके अंदर बेबी रहता है। तो ये हो जाता है फेलोपियन ट्यूब, और ये ओवरी जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया सर्विक्स रीजन, जहां से यूट्रस का शुरुआत होता है, फिर लास्ट आ गया वेजाना, यही हो जाता है ओपनिंग।
जो एंट्री है, जो पासेज है, जिसके थ्रू स्पर्म जाता है, स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन करता है। हो गया क्लियर इतना? तो अभी देखो यहां पर मैं कितना पॉइंट लिखा हूं, एग इज लार्जर सेल ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का, जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल माना जाता है, ये चीज याद रखे रहना, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है एग। ठीक है, एग कहां पर प्रोड्यूस हुआ? ओवरी में एग प्रोड्यूस हुआ, जो कि सबसे लार्जेस्ट सेल हो गया। फिर हार्मोन्स, तो फीमेल में दो टाइप का मेजर हार्मोन रहता है, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? उसका मेन्स्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो बच्चों में प्यूबर्टी कब आता है? ये तुम्हारा एज ही प्यूबर्टी एज माना जाता है। ये एज स्टार्ट कहां से होता है? 11 से लेके 18 साल तक, इसको ही बोला जाता है प्यूबर्टी एज। इसमें ही तुम्हारा सेक्स ऑर्गन सब कंप्लीटली डेवलप होता है, जिसके थ्रू तुम फ्यूचर जनरेशन को बनाने के लिए सक्षम होते हो। तो हार्मोन्स फीमेल में क्या क्या रहता है? एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन ही मेन क्या करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्टार्ट किया मेंस्ट्रुअल साइकिल को और मेंसुरेशन को। ये क्या है अब हम देखते हैं आगे चल के वीडियो में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में। प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चों को नरिशमेंट देना, प्रेगनेंसी के टाइम में वजाइनल एरिया को लूज करना, तो ये सारी चीजें, मसल को लूज करना, ये सारी चीजें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करती है। समझ में आ गया इतना? एस्ट्रोजन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी हार्मोन माना जाता है। फिर लास्ट देखो ये क्या बोला? इलास्टिक इन नेचर। ये एंटायर सिस्टम ना, ये एंटायर सिस्टम इलास्टिक रहता है। मतलब देखो धीरे 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 मां का पेट फूलेगा, तो बच्चा अंदर ग्रो होने से धीरे धीरे मां का पेट फूलता है। इसका मतलब पेट नहीं फूलता, हमारे पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये नहीं फूलता। तो ये लोअर एब्डोमिनल रीजन में रहता है। तो ये क्या है? यूट्रस का धीरे धीरे स्वलन होना। जैसे जैसे बच्चा अंदर ग्रो होगा, वैसे यूट्रस क्या होगा? धीरे 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 स्वलन होगा, जिसको बोला जाता है इलास्टिक इन नेचर रहता है। किसका? यूट्रस का। तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे रहता है, कितना डेज का रहता है और इसमें क्या क्या होता है। तो चलो अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। देखो फीमेल में टोटल 28 डेज का साइकिल चलता है। किसका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यूजुअली माना जाता है 28 डेज का साइकिल फीमेल में चलता है। 28 डेज, जिसको कि हम 4 वीक भी बोलते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? देखो, तो ये रहा ओवरी। ओवरी दो साइड है, हमें पता है। इसको भी बोला जाता है ए पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल। ठीक है, ए पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल। तो इसमें क्या होता है? तो हर महीने अल्टरनेट ओवरी में एग प्रोड्यूस होता है। मतलब इस महीने ये साइड में ओवरी प्रोड्यूस हुआ। महीना का मतलब क्या है? देखो मैं बोला 28 डेज साइकिल, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि नियरली एक महीना। ठीक है, तो मैं अभी महीना का ही प्रोनाउंस करूंगा, तो तुम समझ जाना। ओवरी एक महीना इधर प्रोड्यूस करता है एग, दूसरे महीने में एग इधर प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेट डे करता है। देखो मेल में क्या होता था? दोनों टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता था एक साथ, लेकिन फीमेल में ऐसे नहीं होता। फीमेल में एक साइड में एग प्रोड्यूस इस महीने हुआ, तो दूसरे महीने नेक्स्ट महीने में ये साइड में एग प्रोड्यूस होगा। तो अभी देखो इमेजिन करो कि एग यहां पर प्रोडक्शन होना शुरू हुआ और यहां आके एग रुक गया। तो यहां पर एग कितना दिन रुकता है? टोटल 28 डेज एग यहां पर रुकता है। तो यहां क्यों रुका? यहां रुका कि स्पर्म का इंतजार किया। देखो अभी हम आगे चल के प्रेगनेंसी में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तुम खाली इतना समझो कि एग यहां से निकल के फेलोपियन ट्यूब में आके इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा? स्पर्म का इंतजार करेगा। तो ये चीज शुरुआत हो जाएगा कब से? ये चीज शुरुआत हो जाएगा 11-12 साल से, जब मैच्योरेशन का शुरुआत होगा। तो एग यहां आके इंतजार किया। किसका इंतजार? स्पर्म का इंतजार किया। तो जिसके वजह से स्पर्म आएगा, स्पर्म आने के बाद क्या हो? फर्टिलाइजेशन होके बेबी होगा। इसीलिए यूट्रस के चारों तरफ एक थिक वाल्व हो जाता है, ब्लड और म्यूकस का लेयर हो जाता है। तो ये लेयर का काम क्यों है? देखो जब फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होके जब एग यहां पर आएगा, एग यहां पर आने के बाद इसके साथ अटैच हो जाएगा, फीमेल बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। अभी बेबी को खाना चाहिए, तो खाना कैसे लेगा? वो मदर के बॉडी से ही खाना लेगा। कैसे लेगा? फेलोपियन ट्यूब के थ्रू से लेगा। हम प्रेगनेंसी में इसको देखेंगे, अभी आगे चल के वीडियो में देखते हैं। तुम इतना समझो कि ये एग यहां पर आके इंतजार किया, कितना? 28 डेज तक इंतजार किया। किसका इंतजार करेगा? स्पर्म का इंतजार करेगा। अगर स्पर्म नहीं आता है तो क्या होगा? ये एग का लाइफ खत्म हो जाएगा। कितना? 28 डेज के बाद। तो लाइफ खत्म हो गया, तो ये एग के साथ ये जो ऊपर का जो ब्लड एंड म्यूकस का लेयर रहेगा, इसका भी लाइफ खत्म हो जाएगा। कि इसको भी पता चल जाएगा कि नहीं, अभी स्पर्म नहीं आया है, फर्टिलाइजेशन अभी नहीं होगा। तो ये एग धीरे धीरे रिलीज होके यहां से होके बाहर निकल के चला जाएगा। इसको ही बोला जाता है पीरियड्स बोल के और पीरियोडिक साइकिल बोल के। हो गया? समझ में आ गया? तो यहां देखो मैं डायग्राम करके तुम्हें समझा दिया हूं कि कैसे होता है एक्चुअल पीरियोडिक साइकिल। तो 0 से लेके 28 डेज तक चलता है ये साइकिल। 0 से लेके 28 डेज तक चलता है। तो बीच का टाइम को बोला जाता है एग इज मैच्योर। देखो अभी एग बना,
छोटे रहने के टाइम एग थोड़ी फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो एग को मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। जैसे कि मेल के बॉडी में इजैकुलेशन के बाद स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो स्पर्म को मैच्योर होने के लिए बहुत वक्त लगेगा, नियरली 1 to 2 वीक्स से ऊपर लग जाएगा, कहीं कहीं टाइम में 1 महीना भी लग जाएगा। इसके बाद स्पर्म मैच्योर होगा। देखो, मैच्योर स्पर्म ही जाके जाइगोट फॉर्मेशन करने से एक हेल्दी बेबी बनता है। तो इसीलिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल सबसे मेन टाइम क्या रहता है, 14 डेज। पीरियडिक साइकिल शुरू होकर 14 डेज में एक पूरा मैच्योर कंप्लीटली डेवलप हो गया रहता है, पूरा मैच्योर रहता है। इस टाइम में जब स्पर्म आएगा और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जब चांसेस है कि बहुत हेल्दी बेबी बोर्न हो। लेकिन अगर हम इससे पहले करें, देखो ये जो 4 वीक है, 4 वीक को मैं अलग अलग डिवाइड कर दिया हूं तुम्हें समझने के लिए। तो पहला वीक को बोला जाता है सेफ पीरियड बोल के बोला जाता है। फर्स्ट वीक को क्या बोला जाता है, सेफ पीरियड। मतलब इसका मतलब क्या है, ये वक्त में 0 से लेकर 7 दिन में एग इतना मैच्योर नहीं हुए रहता है। तो इस वजह से जब स्पर्म आएगा इधर से और फर्टिलाइजेशन होगा और इसका स्टार्टिंग का 7 डेज चले रहेगा, फिर भी ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है फर्टिलाइजेशन ना हो और जाके न्यूबॉर्न बेबी का शुरुआत ना हो। तो ये कहां रहता है, 0 से लेकर 7 डेज में, क्योंकि यहां पर एग बहुत छोटा रहता है, मैच्योर नहीं हुए रहता है। तो एग मैच्योर का स्टेज कौन सा माना जाता है, 7 डेज से लेकर 21 डेज। यही टाइम को बोला जाता है ओव्यूलेशन पीरियड। यही वक्त को बोला जाता है ओव्यूलेशन पीरियड, जिस टाइम में कि एग कंप्लीटली मैच्योर रहता है एंड दे कैन एबल टू फर्टिलाइज फ्रॉम स्पर्म एंड प्रोड्यूस ए जाइगोट, ड्यू टू दैट ए न्यूबॉर्न बेबी कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये स्टार्टिंग का स्टेज को सेफ पीरियड बोला जाता है। ये वक्त में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और बेबी एक हेल्दी बेबी होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है स्टार्टिंग का स्टेज में। और ये एंडिंग का स्टेज को भी सेफ पीरियड बोला जाता है, क्योंकि एज होता है 7 डेज से 21 डेज तक की एग कंप्लीट मैच्योर रहता है। इसके बाद धीरे डाउनफॉल शुरू होता है, एग धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। बूढ़ा होके ये जो 21 डेज से 14 डेज में एग धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाता है। तो इस वक्त में भी अगर स्पर्म आया और फर्टिलाइजेशन हुआ तो भी जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर न्यूबॉर्न बेबी होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। तो सबसे सेफर पीरियड किसको माना जाता है, इसको ही, ये स्टार्टिंग 7 डेज और एंडिंग का 7 डेज को ही सेफ पीरियड माना जाता है। मतलब स्टार्टिंग का 1 वीक, स्टार्टिंग का वीक और ये है एंडिंग का वीक को ही सेफ पीरियड माना जाता है। और बीच के पीरियड में अगर स्पर्म आता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्मेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही था फीमेल का मेन्स्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 डेज का चलता है। इसमें एक ब्लडी म्यूकस लेयर प्रोड्यूस होगा। ये म्यूकस लेयर जब ये एग बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होके ये एग जब निकल के वेजाइना के थ्रू से बाहर आएगा, उसके साथ ये ब्लडी डिस्चार्ज भी बाहर आ जाएगा। तो इसको डिस्चार्ज होने में भी नियरली 1 to 7 डेज का वक्त लगता है। ये चीज भी याद रखे रहना। क्यों ये क्यों रप्चर हो गया, क्योंकि इसका एज खत्म हो गया तो ये भी रप्चर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ ये साइड प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। प्रोडक्शन होकर नेक्स्ट मंथ इधर एग बना तो वो एग भी बना। तो वैसे ही यूट्रस क्या है, यूट्रस बेचारा पता नहीं कि स्पर्म आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए ये फुल्ली प्रिपेयर रहता है अपने बेबी को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो इसीलिए वो अपने चारों तरफ फिर से ब्लडी लेयर बना देगा, जिसके वजह से फिर से यूट्रस में चारों तरफ एक थिक लेयर बन जाएगा। वो फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जाके फिर से डीजेनरेट हो जाएगा। तो ये देखो, तो ये डीजेनरेट क्यों होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो जाता है, ये एक वेस्ट मटेरियल है जो कि फीमेल बॉडी से निकलना जरूरी है। अगर फीमेल बॉडी में रुक गया ये वेस्ट मटेरियल तो यही फ्यूचर में जाके कैंसर का कॉज कर देगा और वेरियस इन्फेक्शन फीमेल का यूट्रस में कर देगा। तो ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए अगर बहुत वक्त हो गया, पीरियडिक साइकिल एबनॉर्मल चल रहा है, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखा के अच्छे से गायनिक को कंसल्ट कर लेना चाहिए। हो गया, समझ में आ गया इतना। यही था एंटायर पीरियडिक साइकिल और मेन्स्ट्रुअल साइकिल के बारे में। 28 डेज का साइकिल जिसको 4 वीक बोला जाता है और 14 डेज में एक कंप्लीट मैच्योर हो जाता है। तो अब हम देखते हैं प्रेगनेंसी क्या होता है, फीटस किसे बोला जाता है, एम्ब्रियो किसे बोला जाता है, ये सारी टर्म के बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम प्रेगनेंसी के बारे में देखते हैं और यूट्रस में बच्चा कैसे ग्रो होता है, ये सारी चीजों के बारे में देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि फीमेल के बॉडी में एक साइड में एक ओवरी में एक प्रोड्यूस होगा 1 महीने, फिर अल्टरनेट डेज में और एक साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये सही बात है, लेकिन 30 साल के बाद देखा जाता है ऐसे कि जनरली 30 के बाद देखा जाता है कि फीमेल में हार्मोनल डिसबैलेंस होने के वजह से कई बार एक से ज्यादा
एग प्रोड्यूस हो जाते हैं, और कई कई बार दो साइड में एक साथ भी एग प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, अगर सर वो टाइम में फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने की वजह से चांसेस ज्यादा हो जाता है कि वो जुड़वा बच्चों का पैदा होना। ठीक है, तो जुड़वा का कॉन्सेप्ट अलग है, तो हमारे बुक में इतना दिया नहीं है, तो हम ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे, बस खाली तुम समझ जाओ कि क्या होता है कि फीमेल ओवरी में एक साइड में एग प्रोड्यूस हुआ, दूसरे साइड में अल्टरनेट डे व नेक्स्ट मंथ एग प्रोड्यूस होगा, तो पहले इधर प्रोड्यूस होता है। अब इमेजिन करो कि एग यहीं पर ही है, अब क्या होगा, इधर से स्पर्म आएगा, तो स्पर्म आके कहां तक पहुंचेगा, स्पर्म आके फेलोपियन ट्यूब होके फेलोपियन ट्यूब में आएगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या रखा हुआ है, एग रखा हुआ है। ठीक है, स्पर्म को कैसे पता चला कि राइट साइड का ओवरी में ही एग प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है। देखो तो कैसे होता है, स्पर्म आएगा, देखो मेल का बॉडी में मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म का जरूरत पड़ता है, उसमें ही कंपटीशन होके एक इंडिविजुअल जीतता है। ठीक है, तो यहां पर भी कंपटीशन है, याद रखे रहना, कंपटीशन जीतने के बाद ही तुम्हारा एग्जिस्टेंस हुआ है, तो तुम मिलियंस ऑफ द पीपल से कंपीट किए हो, मिलियंस ऑफ द स्पर्म से कंपीट करके आके फाइनली तुम्हें सिलेक्ट किया गया है, तुम फाइनल राउंड में पहुंचे हो एक के पास, तब जाके फर्टिलाइजेशन होने से तुम यहाँ देख रहे हो मेरा वीडियो को। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता था। समझ में आ गया, तो कंपटीशन शुरुआत हो जाता है वर्म टू टर्म तक। ठीक है, मरने तक भी कंपटीशन रहता है, तुम कंपीट नहीं करोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं रहोगे, जिसकी वजह से तुम्हारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है। तो कंपीट किए हो, तुम ऐसे मत सोचो कि तुम कोई आसान बंदे हो, तुम कंपीट मिलियंस ऑफ द स्पर्म से कंपीट करके यू आर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रॉम ऑल द मिलियंस ऑफ द स्पर्म। तो ये चीज याद रखे रहना, और उस हिसाब से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कंटिन्यू करना, तो यू आर द बेस्ट। ठीक है, ये चीज याद रखे रहना, यू आर द बेस्ट। हाँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जो मेरा वीडियो को देख रहा है, यू आर द बेस्ट। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो स्पर्म आएगा कहां पर, यूट्रस में आएगा, यूट्रस में आने के बाद स्पर्म रैंडमली चला जाएगा किधर, देखो पहले चला जाएगा कहां, सामने चला जाएगा, सामने तो एग नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहां जाके स्पर्म डेथ हो जाएगा। फिर कहां जाएगा, आधा स्पर्म इस साइड जाएंगे, आधा स्पर्म इस साइड जाएंगे, तो इस साइड में अगर एग रहा तो वही जुड़वा बच्चे बन जाते हैं, अगर एग नहीं रहा तो इस साइड में भी स्पर्म जाके डेथ हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फर्टिलाइजेशन जाकर फिर फेलोपियन ट्यूब में राइट साइड में हो जाएगा। हो गया, समझ में आ गया। तो मिलियंस ऑफ द पॉसिबिलिटी रहता है, वो एक पॉसिबिलिटी में तुम पैदा हुए हो। तो माय डियर स्टूडेंट, तुम अपने आप को कमजोर मत समझना, यू आर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज कंपेयर टू मिलियंस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो इधर से आ गया, ये चीज याद रखे रोज कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन क्या है, मैं क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हूं, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलते हैं। मेल का एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, वैसे ही फीमेल का 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। वो क्रोमोसोम यहां से कितना आता है, 23 आके फिर ये बन जाता है 23 पेयर। ठीक है, मतलब फादर से आधा जेनेटिक इंफॉर्मेशन आया, मदर से आधा आके तुम्हारा जाइगोट बन गया, जो कि तुम एक सेल का गया। तो ये सेल ही फिर कंटिन्यूअस डिवीजन होके फिर जाके एक न्यूबॉर्न बेबी को बनाता है। तो ये जो 9 मंथ का साइकिल है, ये कैसे चलता है अब हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, तो मेल और फीमेल फ्यूज होके क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो स्टेज किसे कहा जाता है, 2 महीने तक उसको एम्ब्रियो बोला जाता है। एम्ब्रियो का मतलब ऐसा स्टेज जिस स्टेज में कि तुम पहचान ना पाओ इधर वो ह्यूमन का बेबी है और अदर एनिमल का बेबी है। तो इसमें हम कोई भी स्पेसिफिक फेस रूप बच्चों का डिसाइड नहीं हुए रहता, कोई सा भी बेबी का, तो इसलिए इसको एम्ब्रियो स्टेज कहा जाता है। एम्ब्रियो स्टेज में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये ह्यूमन का बच्चा है या किसी और एनिमल का बच्चा है। तो फिर क्या होता है, 2 महीने से बाद से लेके 9 महीने तक, 2 मंथ से 9 मंथ तक, जब तक बच्चा मदर के वम में रहता है तब तक उसको क्या बोला जाता है, फीटस। ये फीटस क्या स्टेज है, इस स्टेज के बाद से ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान का बच्चा है। इंसान का बच्चा है तो ढांचा ऐसे होगा, अगर कोई और जानवर का बच्चा है तो उसका 4 पैर होगा, उस हिसाब से उसका ढांचा बनेगा। तो ये फीटस स्टेज में हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज का बच्चा है। तो एम्ब्रियो स्टेज तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये ह्यूमन का बच्चा है या किसी और का बच्चा है। तो समझ में आ गया, यहां से गया स्पर्म, इधर आके फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होके यहाँ कंटिन्यूअस माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन होके ये चीज आएगा। तो यहाँ पर तो बच्चा नहीं बड़ा हो जाएगा ना, देखो कई केस में ये यहाँ पर भी होता है, फेलोपियन ट्यूब में भी बच्चा यहाँ पर ही रुक के यहाँ पर ही कंटिन्यूअस डिवीजन हो जाता है, जो कि मदर को आगे चल के प्रॉब्लम करता है। इसके बाद मदर को एबॉर्शन करना पड़ता है इस चीज को। तो फेलोपियन ट्यूब में भी कई बार बच्चों का ग्रो हो जाना देखा जाता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल हेल्दी मदर का बात करें तो यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर वो जाइगोट, ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट धीरे धीरे आके यहाँ पर आके जो मदर का यूट्रस है, यूट्रस में अटैच हो जाएगा।
ठीक है। अटैच होने के वजह से, अटैच क्यों हुआ, मैं कहा था अटैच होने का वजह क्या है कि वो मदर का बॉडी से फूड एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, जिसके थ्रू वो धीरे 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 उसका कंटिन्यूस सेल डिवीजन होकर वो ग्रो होगा। हो गया, समझ में आ गया, ग्रो होगा धीरे धीरे। अभी यहाँ पर अटैच हुआ, समझ लो यहाँ पर अटैच हुआ, तो वो अटैच किस चीज से होगा, उसको ही बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से ही अटैच होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब हमारा पेट का नाभि। ठीक है, तो नाभि के थ्रू से ही हम पहले खाना खाते थे, नाभि के थ्रू से खाना खाए, धीरे 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 हमारा फेस डिसाइड हुआ, हाथ पैर डिसाइड हुआ इंसान का, तो ये जाके कंप्लीट एक बेबी में कन्वर्ट होता है। तो ये कंटिन्यूअस हम कहां से खाना खाते थे, हम तो वो मुंह से सांस नहीं लेंगे, सांस भी कहां से लेते थे, हम अम्बिलिकल कॉर्ड से, अम्बिलिकल कॉर्ड से सांस भी लेते थे, अम्बिलिकल कॉर्ड से खाना, फूड और न्यूट्रिशन भी सप्लाई होता था बेबी को। तो धीरे धीरे बेबी ग्रो होगा, बेबी ग्रो होने के बाद वो में जो बोला था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ का मसल को लूज करेगा, लूज करने की वजह से बेबी डिलीवरी हो जाएगा। तो यही रहता है एंटायर प्रोसेस फीमेल में प्रेगनेंसी को रिलेटेड। तो इसमें और एक चीज हमारे लड़कों को मैं बताना चाहता हूं कि माय डियर बॉयज, तुम पैदा होने के साथ साथ मेल नहीं बन गए, अपने आप को ज्यादा प्राउड फील मत करना, तुम भी पहले एक लड़की थे। ठीक है, तो लड़की थे फिर जाके तुम लड़का बने हो। देखो ये ऐसे क्यों होता है, पहला मंथ से लेके 1 मंथ से 3 मंथ तक हमारा बॉडी का वेरियस इंपोर्टेंट ऑर्गन बनता है, जैसे कि हार्ट बनना, जैसे कि ब्रेन बनना, जिसके थ्रू बॉडी का कंटिन्यूस बॉडी का विकास होता है, डेवलप होता है। उसके बाद जाके हमारा सेक्स ऑर्गन डिसाइड होता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। वो सेक्स ऑर्गन देखने से पता चलता है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि उसके बाद कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। तो तब तक माय डियर बॉयज, तो तुम भी एक लड़की ही थे। तो इसलिए बोला जाता है रेस्पेक्ट वुमेन, क्योंकि शुरुआती दौर में तुम भी एक वुमेन ही थे। तो इसका साइन क्या है, ये पता कैसे चला, मेल में रहने वाला जो निप्पल है, निप्पल ही इसका बहुत बड़ा साइन है कि हम स्टार्टिंग के दौर में एक लड़की थे। एक मेल स्टार्टिंग के दौर में एक लड़की रहता है, 3 मंथ के बाद उसका सेक्सुअल कैरेक्टर डिसाइड होता है कि वो मेल जाएगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये चीज को लेकर ज्यादा प्राउड मत करना कि तुम मेल हो। तो गर्ल्स तुम भी सुन ले रहना, अगर कोई लड़का कहे कि तुम कमजोर हो, तो तुम कह देना कि अरे भाई तुम भी स्टार्टिंग में एक लड़की ही थे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का 3 मंथ में ऐसे होता है, फिर धीरे धीरे सेक्स ऑर्गन डिसाइड होता है, सेक्स ऑर्गन डिसाइड होने के बाद मेल और फीमेल डिटरमाइन होता है, फिर जाके क्या होता है, यहाँ अटैच हो गया, अटैच होने के बाद फिर ये नॉर्मल डिलीवरी होके वजाइनल रूट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल करेगा, उस हार्मोन का नाम ही होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये था एंटायर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कैसे होता है हम समझ में आ गए, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू एक फॉर्मेशन होगा, 14 डेज में एक मैच्योर होने के बाद स्पर्म आएगा, स्पर्म वेरियस रूट में आता है, तो जिधर एग रहेगा उस साइड का स्पर्म का चांसेस ज्यादा है, वहां वहीं पर ही फर्टिलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। ये कहां पर हुआ, फेलोपियन ट्यूब में हुआ। तो ये फेलोपियन ट्यूब फिर धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन होकर कहां चला जाएगा, फीमेल का यूट्रस में चला जाएगा। यूट्रस में जो थिक वॉल रहेगा, स्मूथ वॉल्व रहेगा, उस वॉल्व में अटैच होके वो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने के बाद पहला उसका शुरुआत होगा हार्ट और ब्रेन का, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदर एनिमल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर धीरे धीरे लेटर ऑन सेक्स ऑर्गन डिसाइड होगा, फिर सेक्स ऑर्गन डिसाइड होने के बाद एक बेबी प्रोड्यूस होगा। तो ये स्टेप याद रखे रहना। पहले हो गया जाइगोट, जाइगोट किसे कहा गया, एक सिंगल सेल रहते हैं हम, एक सिंगल सेल रहता है ह्यूमन और अदर एनिमल का। फिर उसमें कंटिन्यूस माइटोसिस मियोसिस डिवीजन होके एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो स्टेज किसे कहा गया, जिस स्टेज तक हमें पहचान नहीं पाते हैं कि ये ह्यूमन का बेबी है या किसी और जानवर का, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। एम्ब्रियो के बाद 2 मंथ से लेके 9 मंथ तक उसको ही बोला जाता है फीटस, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये किस एनिमल का बेबी है। तो फीटस कब कब तक कहा गया, 9 मंथ तक। फिर जब बच्चा मदर का वंश से बाहर निकलेगा तभी बोला जाएगा उसे बेबी। हो गया, समझ में आ गया इतना। तो यही था एंटायर प्रेगनेंसी के बारे में। इसके बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है, एचआईवी एड्स, ये सारी चीजें होते क्या है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं ये सब। तो अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है कि बच्चों को जानने के लिए कि ये एचआईवी एड्स होता क्या है और ये इन्फेक्शन सब कैसे कॉज होते हैं। देखो पहला लिखा गया है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का मेन रीजन है कि अनक्लीन रहना और अनहाइजीनिक रहने की वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन अक्सर देखा जाता है। ठीक है, तो क्लीन रहने से ये सारी चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स हो जाए तो वो इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसमिट कर देगा वायरस, जिसका नाम है एचआईवी और एड्स। तो
तो ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सेक्सुअल लाइफ को और मेंटल लाइफ को एक पर्सन का। तो ये सारी चीजें हाइजीनिक तौर से हो तो काफी सही रहती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोटेक्शन, यूज ऑफ प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट सच अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिसके वजह से हमारा बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन भी नहीं होता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचा जा सकता है। देखो इंडिया में देखा गया है कि प्रति मिनट में नियरली 50 बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं इंडिया में। ठीक है, तो तुम आइडिया लगा लो हमारे वीडियो के एंड में कितना न्यू बॉर्न बेबी बर्न हो गए रहेंगे। तो ये सारी चीजों को प्रिवेंट करता है, किया जा सकता है इस तरीके से। तो लास्ट में क्या लिखा गया है, यूज ऑफ मेनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू में हार्मोनल चेंज होने की वजह से बॉडी रिटर्न टू वर्क आ जाता है, फिर से पीरियडिक साइकिल चल के बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसका क्या होता है, दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू। तो ये जो सारी चीजें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सारी चीजें आगे चल के काफी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और भी कितना सारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिसको यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, जो कि है कॉपर टी और लूप। ये सारी चीजों से भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आगे चल के प्रॉब्लम करेगा मेल और फीमेल बोथ को। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो यही था एंटायर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में टोटल डिस्कशन कर दिए। एनसीईआरटी में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये एंटायर वीडियो समझ में आ गया हो और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन को अपना 100% देना माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू तुम्हें और कोई भी रिग्रेट ना रहे कि मैं शायद और कुछ कोशिश कर लेता तो मेरा जो एक्सपेक्टेड मार्क है वो आ जाता। तो मन में कभी भी रिग्रेट मत रखना कुछ चीज को भी लेके। जो चीज मन में आ रहा है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज को कर ले रहना। शुरुआत करते हैं हेरिडिटी से। हेरिडिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है पिछले कई सालों से, तो इसका एग्जाम में आने का चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हेरिडिटी क्या होता है। देखो पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। हेरिडिटी का मतलब द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज हेरिडिटी। इसका मतलब क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक मतलब अभी देखो, तो ये रहा ह्यूमन बॉडी में सेल, एक सेल जो सेल की फ्यूचर जनरेशन को बनाने का कैपेबिलिटी है, उस सेल का नाम है, इससे पहले हम क्लास में पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें मैं एंटायर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझा चुका था, जो कि मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल बोथ था। तो मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, तुम जाके इसको भी देख लेना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, ये जीन क्या है और ये जीन कहां प्रेजेंट रहता है, और ये हेरिडिटी मतलब जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद हम मेंडल का इनहेरिटेंस के बारे में भी देखेंगे। तो पहले मैं बेसिक तुम्हें समझा दूंगा, उसके बाद हम मेंडल का इनहेरिटेंस शुरू कर देंगे। देखो हमारे बॉडी में सेल है, मैं क्या बताया अभी कि एक सेल जो कि नेक्स्ट जनरेशन को बनाता है वो क्या है, उसका नाम मेल में है स्पर्म और फीमेल में है एग सेल। ठीक है, तो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में देखे हुए थे। तो यही एग सेल को अब अगर हम ले, एक सेल के अंदर क्या रहता है बच्चों, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम कैसे दिखता है, उसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, देखो इसीलिए इसे कहा जाता है 23 पेयर। पेयर का मतलब क्या है, देखो ये रहा सिंगल क्रोमोसोम, तो ये क्या रहता है, एक क्रोमोसोम उसके साथ अटैच रहता है, सिस्टर क्रोमोसोम बोल के बोला जाता है, बस सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल के भी बोला जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ऐसे पेयर होके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। तो हम ऊपर से नीचे सीक्वेंस में जा रहे थे कि एक्चुअल जीन कहां प्रेजेंट रहता है। जीन एक्चुअल शुरुआत हुआ सेल से, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है जो कि 23 पेयर रहता है। ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर रहता है, फादर से और मदर का 23 पेयर कंबाइन हुआ, तो यहां से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कितना जाएगा, 23 जाएगा, फिर 23 पेयर बना देगा, जो कि हम लास्ट क्लास में देखे हुए थे। आज हम वो भी देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और नेक्स्ट जनरेशन में मेल होगा या फीमेल होगा वो भी कैसे पता चलता है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम देखेंगे आगे चल के वीडियो में। ठीक है, तो क्रोमोसोम 23 पेयर ऑफ है। पेयर का मतलब तुम समझ में आ गया, इसको एक पेयर बोलते हैं। तो क्रोमोसोम किसको लेके बने रहता है, क्रोमोसोम कंटिन्यूअस सीक्वेंस होके, अभी देखो ये एक कंटिन्यू हेलिक्स में किसका बना दिया, डीएनए का।
डीएनए को मैं ऐसे ऐसे करके अगर राउंड कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके अगर राउंड कर दूंगा तो यही क्या बना देगा, यही क्रोमोसोम बना देगा। तो ये डीएनए ऐसे जो 8 स्ट्रक्चर रहता है वही 8 स्ट्रक्चर को ही क्रोमोसोम बोला जाता है। तो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है ऐसे ऐसे करके 8 का, वही स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। तो वो क्रोमोसोम अगर हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन निकाल के देखें तो इसमें क्या पता चलता है, यही रहता है डीएनए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डीएनए ऐसे ऐसे करके राउंड होके एक क्या बना देता है, एक क्रोमोसोम बना देता है। ये कितना पेयर रहता है, 23 पेयर रहता है। समझ में आ गया। देखो शुरुआत करते हैं सेल से। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कितना रहता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम किस चीज से बने रहता है, डीएनए से बने रहता है। अभी डीएनए के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हूं, जीन। तो जीन क्या है, देखो तो ये जो डीएनए, ये जो सीक्वेंस बना है, ये सीक्वेंस जो हमारा हाइट को रेस्पॉन्सिबल करता है, हमारा आई का कलर को रेस्पॉन्सिबल करता है, हमारा बॉडी का कलर, हमारा स्किन का कलर कैसे रहेगा, ये सारी चीजों को ये जीन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कैसे करता है जीन, देखो यहां पर ये जो डबल स्ट्रैंड है, ये ट्रिपल स्ट्रैंड है। देखो ये डीएनए के बारे में इतना कुछ ज्यादा दिया गया नहीं है एनसीईआरटी में, तो तुम खाली इतना समझ लो कि जीन रहता है ATGC, एडेनाइन थायामिन ग्वानिन साइटोसिन। तो ये डीएनए रहता है, यही सीक्वेंशियल ऑर्डर में रहता है। मतलब समझ जाओ, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, ऐसे एक्चुअल नहीं रहता। समझ जाओ AATTGGCC, ये कैरेक्टर हाइट को रेस्पॉन्सिबल किया। तो नेक्स्ट जनरेशन में अगर ये कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, बोना पैदा होगा। समझ में आ गया। तो ये सीक्वेंस अब क्या रहता है, एक्चुअल कॉपी होता है। अभी ये डीएनए है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड हेलिक्स बोलते हैं इसे। ये डीएनए खुलेगा, खुलने के बाद जब जो डाइगोट फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, बच्चे का न्यू डीएनए आके उसके साथ अटैच होके यहां अपना कॉपी पेस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आया कहां से, फादर से और मदर से। वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से फादर से आधा क्रोमोसोम को कॉपी करेगा, मदर से आधा क्रोमोसोम को कॉपी करेगा। तो क्रोमोसोम में क्या रहता है, क्रोमोसोम में डीएनए रहता है। डीएनए में एक्चुअली किस चीज को कॉपी करता है, वो जीन को कॉपी करता है। ठीक है, तो जीन क्या रहता है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस रहता है, जो कि हमारा हाइट का कैरेक्टर और हमारा अदर कैरेक्टर को भी डिसाइड करता है। तो हमारा चलना, हमारा बात करना, हमारा ईच एंड एवरी कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, ये सारा चीज डिसाइड करता है हमारा जीन। हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो दूसरा बात मैं क्या लिखा हूं, देखो यहां पर लिखा गया है म्यूल। अभी ये म्यूल क्या होता है, देखो तुम सुने रहोगे हिंदी में खच्चर बोल के भी बोलते हैं इसे। तो ये क्या रहता है, ये डोंकी, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो तब जाके म्यूल बनता है। तो ये क्यों किया जाता है, ऐसे एक जानवर का फिर दूसरे अलग जानवर से फर्टिलाइजेशन, देखो ये अक्सर किया जाता है क्योंकि एक अच्छा वेरिएशन हमें देखने को मिले जिसमें कि दोनों का कैरेक्टर हो। तो इसमें क्या लिया गया, मेल का डोंकी को लिया गया और फीमेल का किसको लिया गया, हॉर्स को लिया गया। क्यों, देखो डोंकी अच्छा भार सह सकता है, इसीलिए डोंकी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डोंकी स्पीड नहीं भाग सकता, तो इसीलिए उसको फीमेल हॉर्स के साथ जब हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो ये ब्रीडिंग की वजह से एक नया कैरेक्टर जनरेट होता है जिसका नाम है म्यूल। तो म्यूल का काम क्या है, म्यूल का अंदर दोनों का शक्ति आ गया। मतलब क्या आ गया, इसमें डोंकी का भार उठाने का शक्ति भी आ गया और इधर से फीमेल हॉर्स का दौड़ने का शक्ति भी आ गया। तो ये अक्सर एग्रीकल्चर एरिया सब में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है तो उसमें तो गाड़ी वगैरह नहीं जाएगा, तो उसमें म्यूल का यूज किया जाता है थ्रू वेरियस फार्मर्स एंड पीजेंट्स। उन लोग के द्वारा म्यूल का यूज किया जाता है एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये सारा चीज को ही हेरिडिटी बोल के बोला जाता है। समझ में आ गया, हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो तुम अपने माँ बाप के तरह दिखते हो, माँ बाप के जैसे दिखते नहीं हो, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं हो तुम माँ बाप के तरह दिखते हो, मतलब नियरली सिमिलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वेरिएशन। तो ये क्या होता है वेरिएशन, देखो तो माँ मम्मी है, ये डैडी है, तो ये दोनों का कैरेक्टर मिलके तुम पैदा हुए, जिसमें कि दोनों का कैरेक्टर कुछ कुछ है। तो मम्मी का आई रहने से पापा का हाइट आए रहेगा, मम्मी का स्किन टोन आने से पापा का आई का कलर आए रहेगा। ये सारी चीजें रहता है, ये सारी चीजों को मिक्स होके ही एक नया चीज बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, जो कि ह्यूमन रहता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरे हमारे अर्थ में जितने भी ह्यूमन है वो सब ह्यूमन एक दूसरे से डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि इसमें वेरिएशन आ गया। देखो हेरिडिटी मतलब माँ बाप का कैरेक्टर ट्रांसफर होके
चाइल्ड तक आना, इसको हेरिडिटी कहा गया। लेकिन वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जो चीज तुम्हारा बॉडी अपने आप बनाता है, मतलब जो चेंजनेस आता है तुम्हारे बॉडी में, इसको ही बोला जाता है वेरिएशन। मतलब अब तुम्हारे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा गुण थोड़ा चेंज हो गया है मजाक कर रहा हूं, ऐसे नहीं है। तो वेरिएशन क्या रहता है? वेरिएशन एक स्लाइड चेंजनेस रहता है, जिसके वजह से एक इंडिविजुअल यूनिक बन जाता है। तो जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट है, तो ये क्या है, पूरा हमारे अर्थ को कंपेयर करें तो ये हमारा फिंगरप्रिंट किसी के साथ भी मैच नहीं होगा, क्योंकि ये एक यूनिक चीज बनता है। तो ये कैसे बनता है? वेरिएशन। देखो, वेरिएशन तुम्हारे चैप्टर में कट कर दिया है, नहीं तो वेरिएशन भी बहुत अच्छा टॉपिक था समझाने के लिए, तो इसीलिए मैं ये चीज में ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, वेरिएशन क्या होता है। लेकिन तुम इतना समझ जाओ कि वेरिएशन का मतलब है चेंजनेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब है चेंज, ठीक है, चेंज हो जाना, कुछ चीजों का बदल जाना, जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें कुछ कुछ चीजें नया इंक्लूड हो जाना, उसको ही वेरिएशन बोला जाता है। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या रहता है? चेंजनेस। तो ये था हेरिडिटी के बारे में। अब हम देखते हैं मेंडल क्या किया। ये जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो वो देखा कि हाइट का कैरेक्टर कहां आ रहा है, कहां प्लांट ड्वार्फ हो जा रहा है, ये सारी चीजें वो नोटिस किया। उसका फास्ट जनरेशन क्या था, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, ये सारी टर्म के बारे में हम देखेंगे। तो तुम आराम से बैठो, ईयरफोन लगा लो और ये चीज को कंप्लीटली लिसन करो, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलो अब हम देखते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है। तो मेंडल कौन है? मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। यही है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन पूछ देगा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। तो ये मेंडल बाबा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तुम्हारे लिए? देखो, तो मेंडल ने ही ये ड्वार्फ प्लांट का कॉन्सेप्ट को इजाद किया था। देखो, तुम्हारे मम्मी पापा जब छोटे थे तो उनके टाइम में लंबे लंबे राइस के पेड़ हुआ करते थे, लंबे लंबे, मतलब मेरे से भी लंबे राइस के पेड़ हुआ करते थे। तो उसके बाद अभी हमारा जनरेशन क्या देख रहा है? छोटा छोटा ड्वार्फ ड्वार्फ प्लांट देख रहा है। लंबे मतलब जैसे कि गन्ने के बागीचे जितने लंबे लंबे रहते हैं, उतना लंबा लंबा एक राइस का पेड़ हुआ करता था। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता था? पहले राइस का पेड़ लगाओ, फिर इंतजार करो वो छोटे से बड़े हो के फिर वो फल दे। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था और हमारे फार्मर भाई लोग को भी बहुत परेशानी उठाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या आ गया है? इसको ही बोला जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड ही यही रहता है कि क्या किया जाता है, उसका हाइट का कैरेक्टर को उससे निकाल लिया गया। तो जिसके वजह से क्या हुआ, वो लंबा तो नहीं लेकिन बाकी गुणवत्ता में उसका कैरेक्टर सेम ही रहा। ठीक है, तो यही चीज शुरुआत किसने किया था? ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, इसकी इसीलिए इसे कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल के। तो ये देखो, ग्रेगर जोहान मेंडल क्या कर रहा था? अपने बागीचे में आराम से घूम रहा था। घूमते घूमते उसने एक चीज नोटिस किया कि एक पी प्लांट क्या था? एक सेम फल था, लेकिन वो प्लांट का हाइट बहुत छोटा था। मतलब इसका एक सब प्लांट का हाइट बहुत बहुत लंबा था, लेकिन एक प्लांट ऐसे था जो कि बहुत छोटा था, ड्वार्फ था। ड्वार्फ रहने के बावजूद भी उसमें फल का क्वांटिटी सेम था। जितना क्वांटिटी लॉन्ग प्लांट में था, वही सेम क्वांटिटी ड्वार्फ प्लांट में था। तो इससे वो पता चला कि ग्रेगर जोहान मेंडल को कि नहीं, ये भी कुछ ड्वार्फ कैरेक्टर रह सकता है। फिर आगे चल के उसने स्टडी करके ये F1 जनरेशन F2 जनरेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया। ठीक है, जो कि अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल। तो वो क्या किया? तो पहले एक प्योर टाल प्लांट को लेके आया। देखो, प्योर और ड्वार्फ का मतलब क्या है? देखो यहां पर मैं क्या लिखा हूं, अभी देखो ह्यूमन का केस एक बार हम एनालाइज कर देते हैं, इसके थ्रू हम प्लांट का केस देखते हैं, इसके बाद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या है? देखो, मेल में मैं जो प्रीवियस क्लास में कहा था तुम्हें, मेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, फीमेल में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो पेयर से कितना आएगा? 23 आएगा। फिर मदर से भी कितना आएगा? 23 आएगा। तो ये 23 मिलके फिर से 23 पेयर बनाएगा, जो कि बेबी का फॉर्मेशन करता है। मतलब फादर से आधा कैरेक्टर आया, मदर से आधा कैरेक्टर आया, फिर मिलके एक न्यू बोर्न बेबी को बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? देखो, 23 पेयर था, उसमें से 23 आया। ऐसे ही सेम केस होता है यहां पर। ये फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस है। तो मेंडल क्या किया? पहले पूरा हाइट वाला प्लांट को लिया, जिसका नाम क्या था? कैपिटल टी उसने दिया। कैपिटल टी क्या है? ये दो तो क्या है? ये दो तो उसका जेनेटिकल कैरेक्टर है। तो वो प्योर टाल प्लांट को लिया, प्योर लंबा प्लांट को लिया। तो वो किसके साथ ब्रीड किया? उसको ब्रीडिंग किया सबसे छोटा प्लांट को, मतलब जिसका कैरेक्टर भी और जो दिखने में भी छोटा है। तो सबसे छोटा प्योर ड्वार्फ प्लांट को लेके वो ब्रीडिंग किया। कैसे ब्रीड किया? क्रॉस पोलिनेशन करने की वजह से। इसमें क्या हुआ? देखो, ये प्योर टाल प्लांट का 2 टी से 1 टी आएगा, जैसे यहां पर हुआ था 23 इसका मतलब क्या है? ये 23 है। ये दोनों में से कोई से एक 23 आएगा। तो ये ऐसे ही आया यहां पर भी कैपिटल टी। फिर यहां पर 2 स्मॉल टी से एक स्मॉल टी आया। फिर जब क्रॉस पोलिनेशन किया गया, तो तब रिजल्ट में क्या मिला
तब लीजर में एक टाल प्लांट मिला। टाल प्लांट तो मिला, लेकिन इसमें ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर छुपा हुआ था, रिसेसिव होके अंदर छुप के रुक गया था। इसका मतलब क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, अगर इमेजिन करो तुम्हारे मम्मी काले हैं और पापा गोरे हैं, तो जब तुम पैदा हुए तो तुम गोरे थे। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो ब्लैक कैरेक्टर तुम्हारे मम्मी से जो आया हुआ है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर ही है। अगर तुम्हें ऐसा सेम पार्टनर मिल गया जिसका जेनेटिकल कैरेक्टर ऐसे है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाता है कि लास्ट में एक तुम्हारा ब्लैक बेबी पैदा होने का। तो ये कलर का एग्जांपल से मैं ले लिया, इसको ज्यादा काला और गोरा का कॉन्सेप्ट में मत ले जाना, ये खाली मैं तुम्हें समझाने के पर्पज से कहा। तो इसमें क्या हुआ, जब क्रॉस ब्रीडिंग किया गया, क्रॉस ब्रीडिंग करने की वजह से टाल प्लांट निकला, लेकिन जब उसका जेनेटिक स्टडी किया गया तो उसके बॉडी के अंदर एक ड्वार्फ कैरेक्टर छुपा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेंडल उसका फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन में एक टाल प्लांट मिला, नॉट प्योर टाल प्लांट नहीं था, वो टाल था लेकिन उसके अंदर ड्वार्फ का कैरेक्टर छुपा हुआ था, अपने माँ का कैरेक्टर छुपा हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद इसको ही बोला गया। तो डोमिनेंट कौन किया, कैपिटल टी डोमिनेट किया। रिसेसिव मतलब छुप के कौन रुक गया, स्मॉल टी छुप के रुक गया। तो मेंडल क्या किया, ऐसे ही और एक प्लांट को भी सेम ब्रीडिंग किया। सेम ब्रीडिंग करके यहां पर क्या कर दिया, देखो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों प्लांट का क्या कर दिया, ये ब्रीडिंग कर दिया, सेल्फ पोलिनेशन, मतलब सेम कैरेक्टर प्लांट का सेल्फ पोलिनेशन किया। तो सेल्फ पोलिनेशन करने के बाद मेंडल को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बनाएं, कितना रेशियो आएगा, क्या आएगा। तो तब आ गया हमारा पुनीत बाबा। तो पुनीत बाबा कौन था, पुनीत बाबा मेंडल का फ्रेंड था। तो वो सजेस्ट किया कि देख भाई, तू एक स्क्वायर बना ले, स्क्वायर बना के अगर तेरा जेनेटिक कैरेक्टर को रख देगा तो इजीली वो एक रेशियो से निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए ही इसको क्या कहा जाता है, पुनीत स्क्वायर बोल के कहा जाता है। तो पुनीत स्क्वायर क्या था, देखो पहले लिया गया एक कैरेक्टर जो कि ये कैरेक्टर है, कैपिटल टी स्मॉल टी को लिया गया, फिर दूसरा कैरेक्टर यहां पर लिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी को। तो इसमें जब हम पुनीत स्क्वायर यूज किए तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे पता चला हमें, तो कैपिटल टी मिलके ये क्या हुआ, ये हो गया प्योर टाल प्लांट, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर हाइट का कैपिटल टी है, मतलब वो प्योर टाल प्लांट होगा। मतलब सेल्फ पोलिनेशन करने की वजह से इन दोनों का, तो पहला प्लांट क्या निकलेगा, प्योर टाल निकलेगा। फिर दूसरा क्या था, दूसरा तो टाल था लेकिन प्योर नहीं था, उसमें ड्वार्फ का कैरेक्टर छुपा हुआ था। फिर तीसरा भी क्या था, टाल था लेकिन उसमें भी कैरेक्टर छुपा हुआ था। और लास्ट का प्लांट में प्योर ड्वार्फ प्लांट बना, जिसके थ्रू हमें पता चला कि ये ड्वार्फ भी कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जब सेल्फ पोलिनेशन किया गया, सेल्फ पोलिनेशन का रिजल्ट क्या निकला, देखो फिनोटाइपिक रेशियो, यहां पर मैं क्या लिखा हूं, फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक मतलब हमें आंखों देखा है वो प्लांट कैसे दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है फिनोटाइप रेशियो। तुम दूर से देखो, दूर से देखने से क्या दिख रहा है, हाँ ये भी लंबा है सर, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। तो इसमें क्या हुआ, तीन लंबे कैरेक्टर का जन्म हुआ। कितना, तीन लंबे कैरेक्टर का जन्म हुआ। इसको बोला जाता है फिनोटाइपिक। दिखने में वो कैसा है, तो दिखने में ये तीनों टॉल है, समझ में आ गया, लेकिन एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो इसीलिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 3:1 आ गया। समझ में आ गया इतना। फिर नेक्स्ट जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप मतलब उसका जीनोम, उसका जेनेटिक कैरेक्टर कैसे है। हम जेनेटिक लेवल में स्टडी करने से हमें पता चला कि वो प्लांट क्या था, एक तो प्योर प्लांट था, पहला निकल गया 1, पहला निकल गया 1। दूसरा क्या था, दूसरा 1 टाल तो था लेकिन उसके अंदर ड्वार्फ का कैरेक्टर छुपा हुआ था। तो ऐसा कैरेक्टर कितना निकला, 2 निकला। समझ में आ गया इतना। फिर लास्ट कैरेक्टर क्या था, प्योर ड्वार्फ का कैरेक्टर था, जो कि रेशियो बना, जेनोटाइप रेशियो 1:2:1। मतलब जेनेटिकली देखे तो हमें एक पहले प्योर टाल प्लांट मिला, प्योर ड्वार्फ प्लांट मिला, और बीच में ये क्या प्लांट मिला, टाल था लेकिन उसके अंदर ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर छुपा हुआ था। तो यही था मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट। तो अब हम देखते हैं मेंडल का दूसरा एक्सपेरिमेंट कि उसने ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। देखो, तो मेंडल पहले एक्सपेरिमेंट किया टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को लेके, फिर मेंडल एक्सपेरिमेंट किया राउंड येलो और रिंकल ग्रीन का सीड को लेके। ठीक है, सीड का एक्सपेरिमेंट था। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, RR। देखो यहाँ पर मैं टोटल लिख दिया हूं, ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ये सारी चीजों का जेनेटिक कैसे रहता है। ठीक है, तो ये हो गया प्योर राउंड जो कि कैपिटल आर है। फिर आ गया प्योर येलो कलर, फिर आ गया प्योर रिंकल कलर, फिर आ गया प्योर ग्रीन कलर। तो कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट किया, राउंड शेप,
और स्मॉल आर रिंकल शेप को। फिर कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट किया, येलो कलर को, और स्मॉल वाई ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट किया। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस पोलिनेशन जब किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि पहले लिया गया कैपिटल वाई, मतलब ये प्योर कैरेक्टर को लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्योर राउंड येलो कलर का सीड को लिया गया, राउंड भी है और येलो है। ठीक है, ये पूरा राउंड एंड येलो कलर का शेप को लिया गया। ठीक है, इसीलिए कहा गया कैपिटल वाई। फिर क्या लिया गया यहाँ पर, स्मॉल वाई। ये क्या था, रिंकल होके क्या था, ग्रीन कलर था। तो ये दो ठो बीज को लेके फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो पहला फर्स्ट जनरेशन में क्या निकला, जब हम क्रॉसिंग किए तो इससे क्या निकलेगा, ये दो से देखो, ये दोनों से कैपिटल आर से कैपिटल आर आया, ये दोनों वाई से एक वाई आएगा, ये दोनों आर से एक आर आया, ये दोनों वाई से एक वाई आएगा। तो जब उनका डाइहाइब्रिड क्रॉस किया गया तो फर्स्ट जनरेशन में क्या निकला, राउंड विथ येलो कलर। देखो मैं इससे पहले क्या बताया था, रिंकल और ग्रीन ये कलर रिसेसिव, जो स्मॉल लेटर में है ये रिसेसिव है, ये छुप जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिप्रेजेंट क्या हुआ, यहाँ राउंड और येलो कलर रिप्रेजेंट हुआ। लेकिन एक्चुअल जेनेटिकल मॉर्फोलॉजी हम देखें तो उसमें रिंकल और ग्रीन कलर भी छुपा हुआ था। समझ में आ गया इतना। तो अब क्या क्या करेगा मेंडल, इसको लेके एक्सपेरिमेंट करेगा, सेल्फ क्रॉसिंग करेगा। देखो तो इसका क्या कितना तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, देखो मैं इसका लिख रहा हूं यहां पर, देखो आई होप तुम्हें ये विजिबल हो रहा है। तो इसका पहला प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, राउंड के साथ येलो बीज बन सकता है। ठीक है, तो फिर राउंड के साथ ग्रीन बीज भी बन सकता है। ठीक है, फिर रिंकल के साथ येलो भी बन सकता है, फिर रिंकल के साथ ग्रीन भी बन सकता है। तो ये था चारों प्रोबेबिलिटी, ये चारों प्रोबेबिलिटी को लेके ये एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कि मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस बोल के बोला जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया मेंडल, चारों क्रॉस को लिया, सेल्फ पोलिनेशन किया। सेल्फ पोलिनेशन देखो ये बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसमें, तो ध्यान से देखना क्या किया गया इसमें। तो मैं क्या लिखा, पहले आर को लिखोगे, फिर वाई को लिखोगे। तो जो डोमिनेट रहेगा उसको पहले में लिखना है, रिसेसिव कैरेक्टर को उसके बाद में लिखना है। देखो तो यहां पर भी कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, यहां पर देखो कैपिटल वाई, फिर ये जो स्मॉल वाई है ये यहां पर लिखा गया। समझ में आ गया, रिसेसिव कैरेक्टर को बाद में लिखना है और स्मॉल लेटर में लिखना है। तो ये हो गया डोमिनेंट ये दोनों में से, तो इसीलिए ये पहले लिखा गया, ये उसके बाद में। तो ऐसे करके मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस का बना दिया गया। समझ में आ गया इतना। तो इसमें देखो मैं क्या लिखा हूं, ये राउंड येलो, फिर आ गया राउंड येलो, फिर रिंकल ग्रीन, ऐसे करके ये आर मतलब राउंड है और जी मतलब ग्रीन है, वाई मतलब येलो है। तो इतना तुम समझ जाओगे। तो अभी देखो शुरुआत करते हैं कैसे हुआ पहला फिनोटाइपिक रेशियो। तो मैंने क्या कहा था, फिनोटाइपिक मतलब उसका देखने में कैसे है, मतलब दूर से वो प्लांट देखने में कैसे है। तो देखो चलो शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं राउंड येलो प्लांट कितना ठो है। देखो 1 2 राउंड येलो 3 4 राउंड येलो 5 हो गया, 6 देन 7 फिर 8 देन 9। तो 9 ठो राउंड येलो कैरेक्टर आ गया, तो इसीलिए 9 को हम कट कर देंगे। समझ में आ गया इतना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा देखो हम ये 4 कंप्लीट कर दिए, यहां तक भी कंप्लीट कर दिए। अब ये देखो रिंकल ग्रीन ढूंढो कितना है, 1 ये 2 फिर ढूंढो रिंकल ग्रीन कहां पर है, ये 3। तो टोटल 3 तो रिंकल ग्रीन है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो यहां तक क्लियर हो गया, ये भी खत्म हो गया था। अब हम देखते हैं रिंकल येलो कितना कैरेक्टर है। तो देखो यहां पर है रिंकल येलो 1, ये रहा 2, ये रहा 3। तो रिंकल येलो कैरेक्टर भी 3 तो हमारा मिल गया। तो अभी लास्ट कैरेक्टर क्या बचा, रिंकल और ग्रीन, जो कि एक तो ही है ये एंटायर स्ट्रक्चर में, पुनेट स्क्वायर में। समझ में आ गया, यहां तक ये था फिनोटाइपिक रेशियो। अब हम जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, जो कि बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। इसको याद रखने का सिंपल है, 1:2:2:4:1:1:2:1:1। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रुक जाएगा, एक बार तुम प्रैक्टिस कर लो, पहले देख लो फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेना। तो ये कैसे आया देखो। तो हम अब क्या देखते हैं, जेनेटिकली कौन सा सिमिलर है। तो राउंड और येलो, प्योर राउंड और येलो कितना तो है, एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक को हम कट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, राउंड येलो के साथ ये जो स्मॉल वाई है, मतलब ये जो रिसेसिव कैरेक्टर किसका है, ये ग्रीन का कैरेक्टर जो छुपा हुआ है, हम वो देखते हैं। ठीक है, मतलब इस सिंपल लैंग्वेज में बोलने से 3 तो कैपिटल 1 स्मॉल को ढूंढो। 3 तो कैपिटल 1 स्मॉल ये रहा, फिर कहां गया 3 तो कैपिटल 1 स्मॉल ये रहा, फिर है क्या ढूंढो, 3 तो कैपिटल 1 स्मॉल नहीं, तो ये रहा टोटल 2 ठो। समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर 2 ठो कैपिटल वाई, ये कैरेक्टर ढूंढो, ये रहा 1 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा कैरेक्टर ढूंढो, कहां पर है देखो ये रहा 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर हम 2 को कट कर देंगे। तो इसके थ्रू ऐसे कट कर देने से तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे कैरेक्टर, ये एग्जाम में कट नहीं करना है, ये तुम रफली कर सकते हो, जिसके थ्रू तुम्हें एक एग्जैक्ट रेशियो पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो अब हम देखते हैं
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कहां पर है? एक है, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो टोटल कितना टो है? 4 ठो कैरेक्टर है जिसको हम कट कर दिए। हो गया यहां तक क्लियर? अब हम देखते हैं 2 कैपिटल 2 स्मॉल कहां पर है? एक है ये 2 कैपिटल 2 स्मॉल, और ढूंढो है क्या 2 कैपिटल 2 स्मॉल? नहीं, और कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए 1 का चीज को भी हम कट कर देंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, एक कैपिटल है फिर 3 स्मॉल है, एक कैपिटल लेटर है 3 स्मॉल है, ढूंढो कहां पर है? देखो एक कैपिटल है 3 स्मॉल है, मिल गया, तो इसको भी कट कर दो। फिर नेक्स्ट ढूंढो 2 स्मॉल और 2 कैपिटल, ये कहां पर है? देखो 2 स्मॉल 2 कैपिटल, और है क्या 2 स्मॉल 2 कैपिटल? नहीं है, इसीलिए 1 का रेशियो भी कट हो गया। फिर नेक्स्ट रेशियो कौन सा देखते हैं? 2 स्मॉल 1 कैपिटल 1 स्मॉल, तो ये देखो सेम 2 टो है, तो 2 टो भी यहां पर कट हो गया। फिर लास्ट रुका जो कि रिंकल और ग्रीन कैरेक्टर 1 है, ये भी कट हो गया। तो समझ में आ गया इतना? देखो इसको याद कैसे रखना है, पहले तुम कैसे याद रखोगे? 1 2 2 4, ठीक है, 1 2 2 4 हो गया इतना, 1 2 2 4, इतना क्लियर हो गया। फिर बाद का इजी है 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1। तो पहले कैसे याद रखना है? 1 2 2 4, 1 2 1 2 1। हो गया सिंपल, इतना ही था मेंडल जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि ह्यूमन में जेनेटिक कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है और बॉय और गर्ल कैसे बनते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अब हम देखते हैं। आई होप ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट इस चीज का ले लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलो अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। देखो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मिथ जो कि पहले माना जाता था कि ओनली मदर ही रेस्पॉन्सिबल है डॉटर को पैदा करने के लिए, लेकिन ये मिथ कंप्लीटली रॉन्ग है, जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि मदर रेस्पॉन्सिबल नहीं है डॉटर चाइल्ड को पैदा करने के लिए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ये रेस्पॉन्सिबल स्ट्रेट फादर ही होता है रेस्पॉन्सिबल, इधर वोटर पैदा होगी या सन पैदा होगा। तो ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में है? ओनली फादर के कंट्रोल में। लेकिन पहले बहुत मिथ रहता था कि मदर को ही ब्लेम किया जाता था इस सारी चीजों के बारे में। तो ये चीज भी तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। देखो इस वीडियो के बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो ये रहा फादर, ये मदर। तो फादर का जेनेटिकल स्ट्रक्चर में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। मदर में ओनली एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर हम जेनेटिकल ट्रांसफर करें तो इन दोनों में से आने का पॉसिबिलिटी कोई सा भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट स्टेप में एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? फादर के ऊपर। तो फादर चाहने से ये चीज नहीं होगा, ये चीज जेनेटिकली है। लेकिन फादर के पास ही वाई क्रोमोसोम रहता है जो कि आगे चल के मेल को पैदा कर सकता है। तो फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम रहा, मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है। तो इसमें जब जेनेटिकल ट्रांसफर होगा तो सोचो पहला केस में हो गया एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हो गया ये दोनों में से, तो ये एक्स और मदर के पास ओनली एक्स क्रोमोसोम है, ये दोनों में से कोई सा भी अगर ट्रांसफर हुआ तो वो एक्स ही रहेगा, क्योंकि मदर के पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आ गया और एक्स 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 मिलकर जो ब्रीडिंग बनेगा वो ब्रीडिंग से ही एक्स एक्स मतलब क्या है, डॉटर और गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। समझ में आ गया इतना? और इसके साथ क्या होता है, अगर फादर का क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर हो गया और मदर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास दो क्रोमोसोम में से कोई सा भी ट्रांसफर होने से एक सी क्रोमोसोम रहेगा। तब जब इसका ब्रीडिंग होगा, ब्रीडिंग होने से यहां पर जो वाई क्रोमोसोम आया, ये वाई क्रोमोसोम ही बेबी बॉय को पैदा करेगा। समझ में आ गया? सन और बॉय को पैदा करेगा ये वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या पता चल गया कि फादर ही रेस्पॉन्सिबल है क्या पैदा करने का, बॉय और गर्ल डिसाइड करने का, क्योंकि मदर के पास वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर मैं लिख दिया हूं 23 पेयर। अभी देखो ये हो गया, ये कितना हो गया 23 पेयर, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यहां फादर का 23 पेयर, मदर का 23 पेयर, इसमें से आया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना। ये मैं आगे का वीडियो में बता चुका हूं। तो इसमें क्या हुआ, जो 23 पेयर है इसमें से 22 पेयर हमारा बॉडी का अदर वर्क करेगा। अदर वर्क जैसे कि आंखें बनाना, जैसे कि हेयर कलर डिसाइड करना, जैसे कि बॉडी का स्ट्रक्चर, आंख का, नाक का, ये सारी चीजों को डिसाइड कौन करता है, ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको कि हम ऑटोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, जो कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। और बचा जो लास्ट क्रोमोसोम 22 + 1 मिलकर 23 होता है, ये एक क्रोमोसोम ही सेक्स डिटरमाइन करता है, जिस वजह से एक क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम बोल के बोला जाता है। हो गया क्लियर इतना? तो 22 पेयर क्या किया, अदर वर्क किया, जिसको ऑटोसोम बोला गया, और 1 पेयर एक क्रोमोसोम कंप्लीटली डेडिकेटेड कर दिया गया है सेक्सुअल कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। तो इसीलिए इसे 1 क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम बोल के भी बोला जाता है।
ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो यही था कंप्लीट सेक्स डिटर्मिनेशन और कंप्लीट हेरिडिटी के बारे में। आई होप तुम्हें ये एंटायर हेरिडिटी समझ में आ गया है। हेरिडिटी का टॉपिक में इतना ही है, इससे टॉपिक बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो अपना एग्जाम का प्रिपरेशन को बेस्ट देना माय डियर स्टूडेंट। तो ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।